हेलो एवरीवन, आप साकेत वाजपेयी, डायरेक्टर ऑफ प्रयास फिजिक्स क्लासेस, देहरादून। ऑल राइट बच्चों, तो आज हमारा आखिरी लेक्चर है ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। तो फाइनली ये जो बहुत बड़ा चैप्टर था हमारा, वो अब खत्म होने वाला है और अच्छी खासी मैकेनिक्स जो है वो अपनी लगभग खत्म हो रही है। इसके बाद कुछ और भी छोटे छोटे टॉपिक्स आएंगे मैकेनिक्स के, जैसे कि एसएचएम आप कह सकते हैं कि वो मैकेनिक्स का ही पार्ट है। ग्रेविटेशन भी काइंड ऑफ मैकेनिक्स का ही पार्ट है। पर जो रियल मैकेनिक्स है वो आप समझ जाइए कि रोटेशन तक आपने पूरा सीख लिया है। तो आज बेसिकली हम लोग डील करने वाले हैं विद कोलिजन एंड आईसीओआर, जिसका फुल फॉर्म होता है इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। तो चलिए उन पर धीरे धीरे आएंगे। सबसे पहले आज का पहला सवाल देखते हैं। सवाल है, अ स्फीयर जिसका मास m है, रेडियस r है, slips on a rough horizontal plane. At some instant it has a translational velocity v naught and rotational velocity about the center v naught by 2r। ठीक है, तो अपने को ओमेगा भी दिया हुआ एक तरीके से और अपने को लीनियर स्पीड भी दी हुई है। फाइंड द ट्रांसलेशनल वेलोसिटी आफ्टर द स्फीयर स्टार्ट्स प्योर रोलिंग। ऑब्वियस है कि यहाँ पर तो प्योर रोलिंग कुछ देर बाद चालू होगी बिकॉज देयर इज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को बिल्कुल भी नहीं पसंद है कि ये जो अभी बिहेवियर शो कर रहा है वो शो करता रहे। क्या बिहेवियर शो कर रहा है आप देखिए, जो बॉटम मोस्ट पॉइंट ए है ना, उस ए पॉइंट के बारे में जरा बात करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस समय जो ए पॉइंट है ना नीचे, उसके पास आगे की तरफ ट्रांसलेशन के कारण कितनी स्पीड है, वी नॉट है। और घूमने के कारण कितनी स्पीड है, आप देख सकते हैं कि एंगुलर स्पीड तो वी नॉट बाई टू आर है। और हम लोग जानते हैं कि इस ओमेगा के कारण आर रेडियल डिस्टेंस पर स्पीड कितनी आएगी, तो वो इस पर्टिकुलर लेफ्ट डायरेक्शन में आएगी और कितनी आएगी, वी नॉट अपॉन टू आर मल्टीप्लाइड बाय आर। है ना, मैंने सिंपली v बराबर आर ओमेगा का फॉर्मूला यूज करा है, तो यहाँ से ये कितना आ गया, वी नॉट बाई टू आ गया। है ना, इसका मतलब ये हो गया कि जो आगे की वेलोसिटी है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू पीछे की वेलोसिटी से। तो इसका मतलब ए पॉइंट के पास नेट वेलोसिटी किस डायरेक्शन में हो गई, आगे की तरफ, और कितनी हो गई, वी नॉट माइनस वी नॉट बाई टू विच इज वी नॉट अपॉन टू। क्लियर है ये बात? तो हमें ये समझ में आ रहा है कि ये ए पॉइंट जो है इसकी टेंडेंसी किधर को जाने की है, आगे की तरफ है। तो इसीलिए इस पर फ्रिक्शन किधर को एक्ट करेगा, इस पर फ्रिक्शन एक्ट करेगा पीछे की तरफ। आप में से कुछ लोगों को ऑलरेडी ये याद आ चुका होगा कि ये सवाल हमने पहली बार तो नहीं देखा है ना। ऐसा सवाल हम लोगों ने एक बार और देखा था और उसके लिए बहुत ही रिगरस कैलकुलेशन करी थी। तो इसीलिए इस बार मैं वापस से आपके सामने ये सवाल लाया हूं, इसलिए क्योंकि हमने एंगुलर मोमेंटम पढ़ लिया है। तो एक और तरीका हमारे को मिल गया इसी सवाल को सॉल्व करने का। देखिए इस बार क्या कर सकते हैं, आप कोई भी पॉइंट ले लीजिए, जैसे कि मान लीजिए मैंने ये पॉइंट ले लिया ए। लेट अस से कि इस पॉइंट का नाम ए है ना। तो अच्छा, मैंने इसका ए ऑलरेडी नाम ले लिया है ना, तो चलिए इसका नाम बदल देते हैं ना, इसका नाम कुछ और दे देते हैं। लेट अस से कि इसका नाम है पी। तो इस पी पॉइंट के अबाउट जो है, मैं देख सकता हूं कि नेट टॉर्क जो है सिस्टम पर, वो हमेशा जीरो लग रहा है। कैसे मैं देख सकता हूं भाई ऐसा? तो देखिए बच्चों, मैंने आपको तीन फोर्सेस यहाँ पर शो करके दिखाए हैं। एक तो फ्रिक्शन, जैसा हम लोगों ने डिस्कशन करा था, इधर लेफ्ट की तरफ लगेगा। ये कब तक की मैं बात कर रहा हूँ, मैं इस समय बात कर रहा हूँ कि इस समय स्लिपिंग हो रही है ना। ये जो पहला डायग्राम मैंने बनाया, ये कब का बनाया, जब स्लिपिंग ऑलरेडी हो रही है। तो इस समय फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, नॉर्मल ऊपर लग रहा है, mg नीचे लग रहा है। अब आप देखिए यहाँ पर कि mg का भी टॉर्क आएगा और नॉर्मल का भी टॉर्क आएगा। लेकिन एक बड़ी प्यारी सी चीज यहाँ पर दिख रही है कि अगर मैं पी पॉइंट के अबाउट देखूं, तो दोनों के लिए ही, चाहे आप नॉर्मल ले लीजिए चाहे एमजी ले लीजिए, एक तो एन और एमजी का मैग्नीट्यूड बराबर है, क्योंकि ये जो राउंड बॉडी है ये हवा में तो ऊपर उड़ नहीं रही है। इसका मतलब इस पर नेट फोर्स जो है वो वर्टिकल डायरेक्शन में जीरो लग रहा है, राइट। उसके अलावा हम लोग देख पा रहे हैं कि ये वाली जो दूरी है ना, ये क्या है, नॉर्मल और एमजी दोनों के लिए ही एक्ट कर रही है एज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि नॉर्मल के कारण जो टॉर्क है आर क्रॉस एफ करने पर, वो आपकी तरफ आ रहा है। और mg के कारण जो टॉर्क है आर क्रॉस एफ करने पर अबाउट पॉइंट p, तो ये इनटू द प्लेन जा रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि नॉर्मल का भी टॉर्क है, mg का भी टॉर्क है, बट ये दोनों एक दूसरे के टॉर्क को क्या कर रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे के टॉर्क को कैंसिल आउट कर रहे हैं। और फ्रिक्शन का टॉर्क जीरो क्यों है, क्योंकि ये जो फोर्स है ये तो इस पॉइंट p से ही पास कर रहा है। तो ये हमें समझ में आ रहा है कि पॉइंट p के अबाउट देखें तो
जब तक ये स्लिप कर रहा है तब तक कोई भी टॉर्क नहीं लग रहा है। वैसे अगर एक ऐसा मोमेंट आएगा जब क्या हो जाएगा, इसकी वेलोसिटी आगे की तरफ हो जाएगी v, और इसके अलावा क्या होगा, इसके अलावा इसके पास एक एंगुलर वेलोसिटी मान लेते हैं कि उस समय ओमेगा आ जाएगा, सच दैट कि उस समय क्या हो जाए, v बराबर r ओमेगा। अभी तो प्योर रोलिंग सडनली चालू हो जाएगी। तो उस मोमेंट पर आप सोचिए कि क्या फ्रिक्शन लगेगा, फ्रिक्शन तो वैसे भी जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब प्योर रोलिंग हो रही है ना, जब v और r ओमेगा बराबर है तो फ्रिक्शन काय को परेशान करने आएगा इधर, है ना। तो फ्रिक्शन तो बेकार में परेशान नहीं करता है, जब तक उसकी जरूरत नहीं होती है वो बेकार में परेशान नहीं करता है ना। तो अपने को ये समझ में आ गया कि फ्रिक्शन जीरो है, उसके अलावा नॉर्मल और mg अभी भी बराबर होंगे, जिसके कारण उन दोनों का जो टॉर्क है वो क्या हो रहा होगा, एक दूसरे का मर्डर कर रहा होगा। तो हमें ये समझ में आ गया कि पी पॉइंट एक ऐसा खास पॉइंट है जिसके अबाउट हम लोग पूरे के पूरे बॉडी पर क्या देख सकते हैं कि नेट टॉर्क हमेशा क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो इसका मतलब व्हाट वी कैन डू, वी कैन कंजर्व द एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट। तो मतलब इनिशियल जो एंगुलर मोमेंटम था वही क्या होना चाहिए, बाद में भी सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम। और ये बॉडी क्या परफॉर्म कर रही है, कंबाइंड रोटेशन एंड ट्रांसलेशन, है ना। तो कंबाइंड रोटेशन और ट्रांसलेशन अगर बॉडी करती है तो हम लोगों ने तो सीख रखा है कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहला काम करते हैं, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम लिख देते हैं ना। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना आ जाएगा, देखिए एंगुलर मोमेंटम कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो अब मुझे ये भी चेक करना होगा कि ये जो कंबाइंड रोटेशन और ट्रांसलेशन कर रही है, तो इसमें रोटेशन के कारण जो एंगुलर मोमेंटम आ रहा है और ट्रांसलेशन के कारण जो एंगुलर मोमेंटम आ रहा है, क्या दोनों की डायरेक्शन सेम है? अगर दोनों की डायरेक्शन सेम होगी तो मैं क्या कर दूंगा, दोनों ही एंगुलर मोमेंटम को बड़े आराम से ऐड कर दूंगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि रोटेशन के कारण क्या एंगुलर मोमेंटम आ रहा है। तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि ये स्फेयर है ना, स्फेयर है। तो अपने को पता है कि इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या आएगा, आई ओमेगा नॉट प्लस क्या आ जाएगा, एम वी नॉट आर नॉट। सिंपली आर कह देते हैं ना, आर नॉट तो कुछ भी नहीं था यहाँ पर, एम वी नॉट आर। अब आप सोच रहे होंगे इतनी आसानी से मैंने क्या लिख दिया। भाई मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ ये देखा कि ओमेगा की डायरेक्शन कैसी है, ओमेगा की डायरेक्शन है इनटू द प्लेन और सेंस है क्लॉकवाइज। तो जब मैंने ओमेगा की डायरेक्शन दिखी तो मुझे समझ में आ गया कि रोटेशन के कारण आई ओमेगा की डायरेक्शन क्या होगी, इनटू द स्क्रीन। और मैंने क्या किया, पी पॉइंट से देखा, पी पॉइंट से जब मैंने यहाँ पर आर वेक्टर क्रॉस एम वी नॉट वेक्टर किया तो उसकी डायरेक्शन भी इनटू द प्लेन आ रही है। और साथ ही साथ मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि मैग्नीट्यूड कैसे निकाले आर वेक्टर क्रॉस एम वी नॉट का। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे वी नॉट को एक्सटेंड करके उसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करना होगा। और ये परपेंडिकुलर की लेंथ कितने के बराबर होगी, एग्जैक्टली इक्वल टू आर। तो ये आ गया एम वी नॉट आर और आई ओमेगा नॉट, और दोनों की वैल्यू, सॉरी दोनों की जो डायरेक्शन है वो कैसी है, इनटू द स्क्रीन। तो यहाँ पर चलिए और इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं। आई कितना आ जाएगा, आई आ जाएगा 2/5 एम आर, आर छोटा वाला था ना, छोटा वाला आर था, लगा एम आर स्क्वेर इंटू ओमेगा नॉट प्लस एम वी नॉट इंटू आर। ठीक है यहाँ तक। तो ये सिंप्लीफाई होगा क्या, और बिल्कुल होगा। ये हो जाएगा 2/5 एम आर स्क्वेर, ओमेगा नॉट की वैल्यू अपने को दी हुई है ना सवाल में, वो दी हुई है वी नॉट अपॉन 2 आर, प्लस कितना करें, प्लस एम वी नॉट आर। तो यहाँ से आर हम लोगों ने कैंसिल आउट कर दिया, तो यहां से आ जाएगा, ये 2 से 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बन गया 1/5 एम आर वी नॉट, और ये बन गया 5/5 एम आर वी नॉट। तो इसको हम लोग कितना कह देंगे, 6/5 एम वी नॉट इंटू आर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, और इसकी डायरेक्शन कैसी है, इनटू द स्क्रीन। तो ग्राउंड के इसी फिक्स्ड पी पॉइंट के अबाउट अब हम लोग देखेंगे एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस स्फेयर, जो कि अब क्या परफॉर्म करना चालू कर दिया, प्योर रोलिंग, है ना। तो अब हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर दो दो तरीके से अपने को निकालना होगा एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि ये बॉडी क्या कर रही है, प्योर रोलिंग कर रही है, मतलब रोटेशन भी है ट्रांसलेशन भी है। तो अगर मैं सेंटर पे बैठ जाऊं तो सेंटर पे बैठ करके मुझे क्या दिखेगा कि ये सिर्फ घूम रही है। तो एल फाइनल में मैं क्या लिख दूंगा, सबसे पहले तो आई इंटू ओमेगा, इसकी डायरेक्शन कैसी हो गई, इनटू द स्क्रीन, राइट।
और जैसे ही मैंने इसके रोटेशन वाले पार्ट को देख लिया, अब मैं ट्रांसलेशन वाले पार्ट को देखता हूँ। तो मेरे लिए ये बन जाएगा आर वेक्टर और ये बन जाएगा एम इंटू वी। अगर मैं इसे एम से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे आर वेक्टर क्रॉस एम भी करना है। डायरेक्शन मैं पहले देख लेता हूँ, ये तो इंटू द स्क्रीन आई, तो मतलब यहाँ पर ऐड होगा। उसके अलावा परपेंडिकुलर डिस्टेंस में कोई चेंज आया क्या? मैं किस परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ? तो बच्चों जैसा मैंने आपको सिखाया है, ये मेरे लिए आर परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मुझे वी वेक्टर को या फिर एम वी वेक्टर को एक्सटेंड करना है और उस पर क्या ड्रॉप करना है? पी पॉइंट से परपेंडिकुलर। तो ये आर परपेंडिकुलर हो गया और अब मुझे पता है सिंपली मैं क्या बोल दूंगा, एम इंटू वी इंटू आर परपेंडिकुलर। और आर परपेंडिकुलर की लेंथ कितने के बराबर है? रेडियस के ही बराबर है। तो मैं यहाँ पर सिंपली लिख दूंगा आर, है ना। और इसको अगर और सिंप्लीफाई करें तो ये कितना बन जाएगा? आई कितना है? आई होता है एक सॉलिड स्फीयर का 2/5 एम आर स्क्वायर। ओमेगा कितना हो जाएगा? ओमेगा हो जाएगा वी अपॉन आर, क्योंकि प्योर रोलिंग कर रहा है, प्लस एम इंटू वी इंटू आर। यहाँ फिर से मैंने कैपिटल आर लिख दिया ना, इस स्मॉल आर होगा। चलिए इसको स्मॉल आर कर लेते हैं और यहाँ पर अरे यहाँ पर भी स्मॉल आर आएगा। तो ये बन गया m इंटू आर स्क्वायर इंटू वी बाई आर, है ना। तो अगर इसे और सिंप्लीफाई करें तो ये क्या बन जाएगा? r से r कट गया तो ये क्या बन गया? 2/5 और ये 5/5, राइट। तो ये कितना बन गया? 7/5 एम वी आर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं अपना फाइनल एंगुलर मोमेंटम आ गया 7/5 mvr और इसकी भी डायरेक्शन कैसी है? इनटू द स्क्रीन है। तो अब हमारे को मिल गया कि शुरुआत में एंगुलर मोमेंटम कितना आया था? वो आया था 6/5 एम वी नॉट इंटू आर। और बाद में एंगुलर मोमेंटम कितना आया? 7/5 एम इंटू वी इंटू आर। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब 5 से 5 मैंने काट दिया, m से m मैंने काट दिया, तो मेरे पास v कितना आ गया? अच्छा, r से r भी कट गया, तो यहाँ से v डायरेक्टली कितना आ गया? 6 v नॉट अपॉन 7। और यही मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो देखिए कितने आसानी से हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ क्या किया? एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व किया और हमारा आंसर आ गया। और पिछले बार हम लोगों को तीन तीन इक्वेशंस बनानी पड़ी थी, है ना। v बराबर u प्लस ए टी, ओमेगा बराबर ओमेगा माइनस अल्फा टी, और दूसरे के लिए भी v बराबर u प्लस ए टी। तो तीन इक्वेशंस हमने बनाई थी इसी सवाल को जब हम लोगों ने पहली बार सॉल्व करा था। तो ये वाला मेथड जो है ये फार मोर इजी। चलिए तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल है, अ होलो स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर लाइज ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। इट इज पुल्ड बाय हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्टिंग टेंजेंशियली फ्रॉम द हाईएस्ट पॉइंट। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द स्फीयर ड्यूरिंग द टाइम इट मेक्स वन फुल रोटेशन। तो बहुत ही प्यारा सा आसान सा सवाल है ये। यहाँ पर कोई भी फ्रिक्शन नहीं है ना, तो ये है फ्रिक्शन लेस। मान लीजिए जैसा कि अपने को सवाल में दिया है कि यहाँ पर टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है, तो उसे बोल देते हैं कैपिटल एफ। तो अब हमें ये समझ में आ रहा है कि एक ही फोर्स एक्ट कर रहा है इसके ऊपर, वो है कैपिटल एफ इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। वर्टिकल डायरेक्शन में तो नॉर्मल और एम्प्टी चलिए एक दूसरे को बैलेंस करके रख दिए। तो हम लोग क्या इक्वेशन लिख सकते हैं? एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए। एक इक्वेशन तो ये आ गई। अगली इक्वेशन कैसे निकालेंगे? टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू आई सी एम इंटू अल्फा। तो यहां से टॉर्क देख लेते हैं। सेंटर ऑफ मास पे बैठ गए तो टॉर्क कितना आ गया? एफ इंटू आर, जो कि इस स्फेयर को ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है। तो एफ इंटू आर बराबर आईसीएम कितना होता है होलो स्फेयर का? 2/3 mr स्क्वायर और इंटू अल्फा कर देंगे। तो यहाँ से आर एक तो कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से देखिए अपने को अल्फा मिल गया ना। अल्फा कितना आ गया? अल्फा आ गया 3f अपॉन 2mr। क्लियर है ये बात? और यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना आया था? एक्सेलरेशन आया था f अपॉन m। तो चलिए एक कंपैरिजन करते हैं ना। मैं यहाँ पर देख सकता हूँ कि a अपॉन अल्फा विल बी इक्वल टू, चूंकि दोनों मतलब कि ओमेगा नॉट भी जीरो था और इनिशियल स्पीड भी जीरो थी, तो a अपॉन अल्फा को मैं क्या लिख सकता हूँ? लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड x अपॉन एंगल रोटेटेड थीटा। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि जो a अपॉन अल्फा है वो कितना आ जा रहा है? f अपॉन m अपॉन 3f अपॉन 2mr। दिस इज इक्वल टू x, जो कि अपने को निकालना है। और थीटा कितना है? थीटा बोल दिया गया कि मान लीजिए 2 पाई ट्रेवल किया। तो यहां से देखते हैं f से f कैंसिल आउट हो गया, m से m कैंसिल आउट हो गया।
तो यहां से अपने पास क्या आ गया, x देखिए अपने पास आ गया 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय 2/3, और यहाँ पर r भी आ जाएगा ना, ये r भी आ गया, तो ये कितना हो गया 4 पाई r/3। तो बेसिकली इस सवाल में हमने किया क्या, हमने a अपॉन अल्फा बराबर x अपॉन थीटा किया है। और ऐसा क्यों मैं कर पाया, क्योंकि इनिशियली है ना, इनिशियली ओमेगा भी जीरो था और स्पीड भी जीरो थी, तो किसी भी टाइम पर v बराबर क्या आ जाएगा, v बराबर at आ जाएगा, v बराबर आ जाएगा a इंटू टी, और ओमेगा बराबर आ जाएगा अल्फा इंटू टी। उसी तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि a अपॉन अल्फा इज इक्वल टू v अपॉन ओमेगा, और v अपॉन ओमेगा, v से अगर हम लोग देखें तो वेलोसिटी इंटू टाइम, ये क्या आ जाएगा डिस्टेंस, तो vt बराबर ओमेगा इंटू टी। तो यहां से क्या आ गया, vt क्या बन गया था, x बन गया था, और ओमेगा टी क्या बन गया था, थीटा बन गया था। इस सवाल को, ऐसे सवाल को मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको डील करवाया है, तो बस एक छोटा सा रिवीजन करा दिया मैंने आपको, हो सकता है कि आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा हो। तो इसीलिए a अपॉन अल्फा को मैं ऐसे केसेस में x अपॉन थीटा के बराबर भी कह सकता हूं। चलिए तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट सवाल पे। सवाल है स्मॉल डिस्क इज सेट रोलिंग with a speed v on the horizontal part of the sufficiently rough track as shown from left to right. To what height will it climb up the curved part? तो जैसा कि अपने को बोला गया है, ये जो सरफेस है ये कैसा है, सफिशिएंटली रफ है, मतलब कि ये रोल करते हुए चढ़ेगा ऊपर, और ये आखिरी पल तक क्या करता रहेगा, प्योर रोलिंग करता रहेगा। तो इसका मतलब जब ये ऊपर पहुंचेगा तो इसकी स्पीड तो जीरो होगी, और साथ ही साथ ओमेगा को भी उस समय क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं, तभी तो v बराबर आर ओमेगा हमेशा वैलिड रहेगा। और हमें यह भी पता है कि जब प्योर रोलिंग हो रही है तो यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन यूज होगा, मतलब कि कोई भी फ्रिक्शन के कारण एनर्जी का नुकसान नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन। तो अगर एनर्जी कंजर्वेशन लगाना चाहें तो आप देखिए, शुरुआत में इस डिस्क के पास कितनी काइनेटिक एनर्जी थी, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। मैंने कंबाइंड रोटेशन और ट्रांसलेशन मान करके इसे इसकी काइनेटिक एनर्जी लिख दी। ये किसके बराबर हो जाएगा, जब ये सबसे ऊपर पहुंचेगा तो इसके पास ना ही रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी, ना ही ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। अच्छा एक चीज का बच्चों ध्यान दीजिएगा, इस सवाल में चूंकि ये रफ है, इसके कारण क्या हो रहा है कि जब ये ऊपर जा रहा है तो दोनों चीजें एक साथ जीरो हो रही है। लेकिन बच्चों इस सवाल के थ्रू मैं आपको एक और चीज सिखाना चाह रहा हूं, कि अगर ये जो कर्व्ड रास्ता है ना, ये अगर स्मूथ होता तो पता है क्या होता, अगर ये स्मूथ होता तो आप सोचिए कि कोई भी इसको टॉर्क नहीं मिलता जो इसके रोटेशनल वेलोसिटी को चेंज कर सके। समझ पा रहे हैं, जब ये ऊपर जा रहा होता तो उस समय आप देख पा रहे हैं कि फ्रिक्शन तो है ही नहीं। अब जब फ्रिक्शन नहीं है तो mg तो इसी से पास कर रहा है, नॉर्मल भी इसी से पास कर रहा है, तो इन दोनों का तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट कोई टॉर्क ही नहीं है। तो टाउ सी एम बराबर आई सी एम इंटू अल्फा होता है, तो टाउ सी एम बराबर जीरो हो जाता। तो इसका मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन भी जीरो रहता, मतलब कि इसका जो ओमेगा इनिशियली था ना, उसी ओमेगा के साथ ये हमेशा घूमते रहता, रोलिंग नहीं करता। क्या करता है, यहाँ पर स्लिपिंग होती है और वो ऊपर भी जाकर के ये घूमता रहता। तो इसका मतलब उस समय हम लोग टॉप मोस्ट पॉइंट पर क्या बोल देते हैं कि v तो जीरो है। क्यों v जीरो है, क्योंकि ग्रेविटी इसकी एनर्जी को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। अगर देखें तो इसकी काइनेटिक एनर्जी को जो है मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना चाह रहा है ना। काइनेटिक एनर्जी जो थी इसकी कौन सी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, वो किस में कन्वर्ट हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी में। लेकिन इसकी जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो क्या रह रही है, वो कंजर्व रह रही है। तो चलिए वापस से अपने सवाल पर आ जाते हैं। इस सवाल में अगर हम लोग वापस आए तो हाफ एम वी स्क्वायर बराबर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर को किसके बराबर कर देंगे, एम जी इंटू एच के, क्योंकि ऊपर जाकर के v भी जीरो है और ओमेगा भी जीरो है, क्योंकि हमारा जो इस बार कर्व्ड रास्ता है वो कैसा है, सफिशिएंटली रफ है ना। तो यहां से देखिए क्या लिख देंगे हम लोग, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ इंटू आई कितना हो जाएगा एक डिस्क का, एक डिस्क का हो जाता है एम आर स्क्वायर बाई टू, और v ओमेगा को क्या लिख देंगे, v स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये v और ये v एक ही है, क्योंकि शुरुआत में तो रोलिंग हो रही थी, शुरुआत में, हाँ शुरुआत में क्या हमेशा ही रोलिंग हो रही थी, तो शुरुआत में भी रोलिंग हो रही थी
और v बराबर r ओमेगा, तो वैलिड वहां पर भी था। सो दिस इज इक्वल टू mg इंटू एच। तो यहां से देखिए बहुत सारी चीजें कैंसिल आउट हो रही है, m से m कट गया, r स्क्वायर से r स्क्वायर कट गया, राइट। तो ये देखिए कितना बन गया, ये बन गया 1/2v स्क्वायर प्लस 1/4v स्क्वायर बराबर g इंटू एच। तो ये मैं लिख सकता हूँ 2/4 प्लस 1/4 विच इज 3/4। तो ये बन गया 3/4v स्क्वायर बराबर g इंटू एच। तो यहाँ से फाइनली हमारे पास आंसर भी आ जाएगा। h बराबर कितना आ जाएगा, h बराबर आ जाएगा 3v स्क्वायर अपॉन 4 टाइम्स g। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये कब आया आंसर, ये तब आया जब हम लोगों ने ये माना कि ये जो ट्रैक है वो पूरे के पूरे, है ना, हर जगह जो है ये कैसा था, सफिशिएंटली रफ था। अगर ये परफेक्टली स्मूथ होता है, ऐसे भी सवाल बच्चों आपको मिलेंगे, तो उस केस में आप क्या कर देंगे, उस केस में आप इसके लिए बोलेंगे कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं आया है, सिर्फ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया एट द कॉस्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है ये बात। चलिए तो अब हम लोग कुछ कोलिजन के ऊपर सवाल देखेंगे। उसमें से पहला सवाल ये रहा, अ सॉलिड स्फीयर रोलिंग ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस विद अ लीनियर स्पीड v collides elastically with a fixed smooth vertical wall। यहाँ पर हाईलाइट कर लीजिए, एक तो इलास्टिकली वर्ड को और एक स्मूथ वर्ड को। फाइंड द स्पीड ऑफ द स्फीयर आफ्टर इट हैज स्टार्टेड प्योर रोलिंग इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। तो देखिए यहाँ पर बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है ये। यहाँ पर अपने को दिया है कि ये कैसी बॉडी है, सॉलिड स्फीयर है, और रोल कहाँ पर कर रही थी, रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर कर रही थी, और इसके पास क्या थी, लीनियर स्पीड v थी और ओमेगा भी था, है ना, तभी तो ये प्योर रोलिंग कर रही थी। अब आप सोचिए कि क्या हुआ होगा जैसे टक्कर खाया होगा इसने। आप देख पा रहे हैं कि इसको एक बहुत जबरदस्त नॉर्मल रिएक्शन मिला होगा यहाँ से, है ना, एक इम्पल्सिव नॉर्मल रिएक्शन मिला होगा, क्योंकि ये से टकराया, दीवार से टकराया। लेकिन दीवार की खासियत ये है कि स्मूथ है, इसके कारण इम्पल्सिव नॉर्मल तो आया लेकिन इम्पल्सिव फ्रिक्शन नहीं आ पाया। तो अगर इम्पल्सिव फ्रिक्शन नहीं है ना, तो क्या सडनली इसके ओमेगा को चेंज करने के लिए कोई एंगुलर इम्पल्स लगा क्या? नहीं लगा। देयर इज एन इम्पल्स बट देयर इज नो एंगुलर इम्पल्स। अगर फ्रिक्शन होता तो वो हो सकता है कि क्या कर सकता था, इसे एक प्रोवाइड कराता एंगुलर इम्पल्स, जिसके कारण ओमेगा में कोई फर्क आ सकता था। लेकिन आप देखिए mg जो है वो नीचे लग रहा है, नॉर्मल जो ग्राउंड से है वो एन डैश वो भी ऊपर लग रहा है, और ये जो नॉर्मल है ये भी सेंटर से पास हो रहा है। तो अगर टाउ सी एम बराबर आई सी एम इंटू अल्फा देखे, टाउ सी एम बराबर आई सी एम इंटू अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, बिकॉज देयर इज नो टॉर्क। तो हमें ये समझ में आ रहा है कि कोई भी अल्फा है ही नहीं इस ऑब्जेक्ट के पास। तो अगर अल्फा नहीं है तो इसका मतलब कि इसके ओमेगा जो कि कैसा था, इस तरीके का था, है ना, क्लॉकवाइज सेंस वाला ओमेगा था, इसको चेंज करने के लिए कोई भी एंगुलर इम्पल्स नहीं है। तो बहुत ही मजेदार केस हो जाएगा। यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि जब ये टक्कर मारेगा ना, तो ये वापस रिबाउंड तो करेगा। क्यों रिबाउंड करेगा यहाँ पर सेम स्पीड से, क्योंकि ये कोलिजन कैसा है, इलास्टिक कोलिजन है ना। इलास्टिक कोलिजन में आपको याद होगा कि हम लोग कहते हैं कि कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होता है, और साथ ही साथ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बराबर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ये दीवार को अप्रोच कर रहा था v से, तो सेपरेट भी होगा v से। तो इसका मतलब ये तो पक्की बात है कि जब ये पीछे की तरफ बढ़ना चालू होगा तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, स्पीड पलट के हो जाएगी v टुवर्ड्स लेफ्ट, लेकिन ओमेगा जो है उसमें कोई भी चेंज नहीं आ पाएगा। क्लियर है ये बात। तो अब जरा हम लोग देखें कि किस स्पीड से ये फिर प्योर रोल करेगा। अभी जब टकराया तो ये क्वाइट ऑब्वियस है कि ये प्योर रोलिंग तो नहीं कर रहा है ना, ये थोड़ी देर तक टुवर्ड्स लेफ्ट जाता रहेगा और फिर एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब ये प्योर रोलिंग करना चालू कर दे। तो उसी के हिसाब से मैंने देखिए डायग्राम बना दिया। जैसे ही इसको झटका लगा, है ना, दीवार से जब इसे ठोकर मिली, तो ये v से तो पीछे पलट गया लेकिन ओमेगा में कोई चेंज नहीं आया। लेकिन जैसे ही ये अब टुवर्ड्स लेफ्ट जा रहा है, तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो पूरा का पूरा सॉलिड स्फीयर था, उसका बॉटम मोस्ट जो पॉइंट है उसके पास आगे की तरफ स्पीड आ गई। तो हमें ये समझ में आ रहा है कि इस पर स्लिपिंग के कारण पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगता रहेगा, और वो भी कौन सा,
काइनेटिक फ्रिक्शन, है ना, क्योंकि यहाँ पर स्लिपिंग हो रही है। तो अगर काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा तो धीरे धीरे क्या होगी, इसकी स्पीड हम लोग समझ पा रहे हैं कि कम होने लगेगी, है ना, स्पीड भी कम होने लगेगी। और साथ ही साथ ओमेगा पे क्या फर्क पड़ेगा, ओमेगा देखिए पहले कैसे सेंस का था, क्लॉकवाइज सेंस का था, और अगर इसे प्योर रोलिंग करना है तो ओमेगा को कैसा होना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज सेंस का। क्यों ऐसा बोल रहा हूं मैं, क्योंकि तभी तो आगे की तरफ वी डैश रहेगा और पीछे की तरफ ओमेगा डैश इंटू आर रहेगा और दोनों बराबर हो पाएंगे। तो इसीलिए फ्रिक्शन जो है वो देखिए इस बार क्या कर रहा है, वी को भी कम करेगा क्योंकि पीछे लग रहा है, और ओमेगा के साथ क्या करेगा, ये जो सेंटर से अगर हम लोग देखें तो फ्रिक्शन कैसा टॉर्क प्रोवाइड कर रहा है, फ्रिक्शन इस पर्टिकुलर एंटी क्लॉकवाइज सेंस का टॉर्क प्रोवाइड कर रहा है। तो ओमेगा जो है पहले धीरे धीरे रिड्यूस होगी और फिर जो है ये ऑपोजिट सेंस में बढ़ने लगेगी और बढ़ते बढ़ते कितनी हो जाएगी, ओमेगा डैश। तो ये कुछ चीजें हैं जो हम लोग एनालिटिकली सोच पा रहे हैं। अब कैलकुलेशन की बात करते हैं। तो आपको अब तक समझ में आ गया होगा कि इस सवाल को सॉल्व करने के लिए कौन हेल्प करेगा। आज का हमारा डिस्कस किया हुआ पहला सवाल, मैं कोई भी जमीन पर पॉइंट ले लेता हूं, है ना, मान लीजिए मैंने ये पॉइंट ले लिया P। इस पॉइंट के अबाउट मैं देख पा रहा हूं कि जैसे ही टक्कर हो गई उसके बाद की मैं बात कर रहा हूं, टक्कर होने के बाद, है ना, टक्कर जैसे ही हो गई तो अब तो यहाँ पर इस दीवार का कोई सिग्निफिकेंस नहीं रह गया क्योंकि वो तो फोर्स लगा ही नहीं रहा। तो अब जो है यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि नॉर्मल और mg एज डिस्कस्ड उनका टॉर्क क्या आएगा, इक्वल एंड ऑपोजिट आएगा, और फ्रिक्शन तो इस पी पॉइंट से क्रॉस कर रही है, तो इसका मतलब हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगा सकते हैं। अब जरा देखिए यहाँ पर कि ओमेगा का सेंस कैसा था, इसके पास ओमेगा का सेंस कुछ इस तरीके का था। तो अब अगर मैं पी पॉइंट से देखूं इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, बहुत ध्यान से देखिएगा, इस बार इनिशियल एंगुलर मोमेंटम देखना है। तो आर क्रॉस एम वी अगर मैं करूं, है ना, आर क्रॉस एम वी करूं तो उसका सेंस कैसा आ रहा है, आउट ऑफ द स्क्रीन। तो चलिए मैं आउट ऑफ द स्क्रीन को मान लेता हूं पॉजिटिव, तो मैं यहां पर लिख दूंगा प्लस एम इंटू वी इंटू रेडियस, मान लेते हैं कि आर है। इसके अलावा आई ओमेगा का डायरेक्शन सोचिए कैसा है, अगर आप अपने फिंगर्स को ओमेगा के हिसाब से कर्ल करेंगे ना तो देखिए थंब जो है वो स्क्रीन के अंदर जा रहा है ना, तो हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे, माइनस आई ओमेगा, क्योंकि एम वी आर और आई ओमेगा दोनों की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, अगर इसको सिंप्लीफाई करना चाहूँ, एम इंटू वी इंटू आर, सॉरी यहाँ पर प्लस नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, माइनस आएगा, माइनस ये कौन सी बॉडी थी भाई, ये थी सॉलिड स्फेयर, है ना, तो अगर सॉलिड स्फेयर थी ये तो इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा 2/5 mr स्क्वायर, और ओमेगा कितना हो जाएगा, ओमेगा अपने को सवाल में दिया है कि वो v अपॉन आर है, क्योंकि शुरुआत में तो ये प्योर रोलिंग कर रही थी ना, शुरुआत कहने का मतलब क्या हुआ, इस पर्टिकुलर मोमेंट पर तो ये प्योर रोलिंग कर रही थी और इस समय v बराबर क्या था, आर ओमेगा था। तो चलिए वापस से आ जाते हैं, तो ये कितना हो गया भाई, आर से आर कट गया और ये बन गया 5/5 माइनस 2/5, राइट, तो ये बन गया 3/5 mvr, ये हमारा एल इनिशियल आ गया। अब इसी तरीके से फाइनल इस मोमेंट पर जब अब फ्रिक्शन खत्म हो गया, फ्रिक्शन इस मोमेंट पर गायब हो जाएगा क्योंकि ये अब स्लिपिंग नहीं कर रही, तो इस मोमेंट पर भी हम लोग देख पा रहे हैं कि एंगुलर मोमेंटम किस तरीके से निकाले, जैसे अभी निकाले थे, एक तो पॉइंट मास मान करके और एक बार सेंटर पे बैठ करके इसे सिर्फ घूमता हुआ ट्रीट करें। तो एल फाइनल क्या हो जाएगा, m इंटू वी डैश इंटू आर, है ना, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो v डैश को अगर मैं एक्सटेंड कर दूं तो अभी भी r ही है, और इसको मैं पॉजिटिव लिखूंगा क्योंकि r क्रॉस mv करने पर ये आउट ऑफ द स्क्रीन आ रहा है जिसे मैंने पॉजिटिव माना है, और प्लस आई ओमेगा डैश, प्लस क्यों लिखा मैंने, क्योंकि ओमेगा डैश जब मैं देख रहा हूं उसकी डायरेक्शन तो फिंगर्स करने पर ये अगेन बाहर की तरफ आ रहा है, तो एल फाइनल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा m v डैश इंटू आर प्लस आई कितना है, आई है 2/5 mr स्क्वायर, और ओमेगा डैश उस समय मजबूरन कितना होना पड़ेगा, ओमेगा डैश को होना पड़ेगा v डैश अपॉन आर। तो चलिए देखते हैं इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, r से r कैंसिल आउट हो गया एक, और ये कितना बच गया 5/5 प्लस 2/5, मतलब ये बन गया 7/5 m v डैश इंटू आर। सही है यहाँ तक। तो अब हम लोग क्या कर देंगे, L इनिशियल बराबर L फाइनल, तो मतलब 3/5 mv इंटू आर, ये हमारा L इनिशियल था, इसको बराबर कर देंगे 7/5 mv डैश इंटू आर।
R से R कट गया, M से M कट गया और 5 से 5 कट गया। तो यहाँ से V डैश कितना आ गया? V डैश आ गया 3V/7। तो यही हो गया हमारे इस सवाल का जवाब। चलिए बच्चों, तो वी हैव अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये सवाल मैं आपको बता रहा हूं कि जितने भी रोटेशन के कोलिजन के सवाल होते हैं ना, उसमें इस सवाल को आप जरूर याद रखिएगा कि कैसे हम लोगों ने इस सवाल को अप्रोच करा था। मैंने कई सवाल अपनी जिंदगी में सॉल्व कर दिए हैं सिर्फ इस सवाल को याद करके मतलब इसके कॉन्सेप्ट को समझ करके, कि मैंने जो यहाँ लगाया था कई बार मुझे यही कॉन्सेप्ट उन सवालों में भी लगाना पड़ा और बड़े आराम से आंसर आता है। तो चलिए देखते हैं सवाल पहले क्या क्या रहा है। अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m1 of and length small a lies on a smooth horizontal plane. A particle of mass m2 moving at a speed v2 perpendicular to the length of the rod strikes it at a distance a by 4 from the center and stops after the collision. Find the velocity of the center of the rod, और second part है the angular velocity of the rod about its center just after the collision. तो जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, रॉड का मास दिया हुआ है m1 और लेंथ दी हुई है a, और जो पार्टिकल है जो इससे भिड़ने वाला है उसका मास दिया हुआ है m2, है ना, और स्पीड दी हुई है कितनी, v2। और हमें दिख रहा है कि a बाय 4 है ना, जैसा डायग्राम में दिखा रहा है कि ये a बाय 4 डिस्टेंस दूर रहेगा किससे, टकराते वक्त पॉइंट कैपिटल ए से। ठीक है ये बात। तो अब यहाँ पर हमें दिख रहा है कि कोलिजन जो है ना, कोलिजन तो होना है। अब कोलिजन अगर होगा और उसके बाद देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज बात जो लिखी है यहाँ पर वो है इट स्टॉप्स आफ्टर द कोलिजन। इसका मतलब हम लोग अब ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि किस तरीके का कोलिजन होने वाला है ना। तो चलिए सबसे पहले एक काम करते हैं, हम लोग लिख देते हैं जो हमें आता है, जो अब तक हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है। रोटेशन के पहले क्या पढ़े थे, रोटेशन चैप्टर आने के पहले हम लोग पढ़े थे कि अगर पूरा का पूरा ये जो सिस्टम है इस पर अगर एक्सटर्नल नेट फोर्स 0 लग रहा है तो हम लोग क्या बोल देंगे कि चूंकि इस सिस्टम पर एक्सटर्नल नेट फोर्स 0 लग रहा है तो सिस्टम का मोमेंटम वो क्या रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि ये दोनों में टक्कर हो रही है ना। तो शुरुआत में इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम कितना था, वो था m2 into v2, क्योंकि m1 तो आराम कर रहा था उस समय। बाद में क्या हुआ, बाद में देखिए m2 रुक गया, यही तो यहाँ लिखा है स्टॉप्स, तो इसका मतलब m2 रुक गया। अब मजेदार चीज यहाँ पर चालू होने वाली है। अब m2 के रुकने के बाद कौन जिम्मेदारी लेगा कि पूरे के पूरे सिस्टम का मोमेंटम रहे, और वो भी किस डायरेक्शन में बच्चों, इनिशियल मोमेंटम था अलोंग, इसे अगर मैं एक्स एक्सिस कह रहा हूं तो इनिशियल मोमेंटम था अलोंग एक्स एक्सिस। तो बाद में टक्कर के बाद जब m2 रुक जाएगा तो रॉड जिम्मेदारी लेगा और वो क्या मेक श्योर करेगा कि सिस्टम का मोमेंटम अभी भी किस डायरेक्शन में रहे, टुवर्ड्स राइट। अब अगर मैं फोर्स और सिर्फ मोमेंटम की बात कर रहा हूं ना बच्चों, तो मैं रिजिड बॉडी, ये जो रिजिड बॉडी है इसको मैं क्या ट्रीट कर रहा हूँ, एक पॉइंट मास सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ मास। तो मुझे अब सिर्फ ये दिख रहा है कि ये जो पॉइंट ए है ना, यहां पर से मुझे एक मोमेंटम इस डायरेक्शन में दिखाना पड़ेगा, क्योंकि सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम जो था वही फाइनल मोमेंटम भी रहेगा, और एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो मोमेंटम की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड में कोई भी चेंज नहीं आ सकता है। तो मैं क्या लिख दूंगा, m2v2 बराबर m1 इंटू v1। जहां पर v1 मैंने क्या बोल दिया, रॉड के सेंटर के टकराने के जस्ट बाद की लीनियर स्पीड। और बच्चों एक और चीज मैं आपको बता दूं कि रॉड आगे मोशन जब करेगा है ना, रॉड आगे की तरफ जब बढ़ता जाएगा तो बढ़ते 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 कोई भी ऐसा टाइम नहीं आएगा जब ए पॉइंट की वेलोसिटी इस तरीके से ना हो। ए पॉइंट की स्पीड हमेशा v1 होगी, हमेशा। क्यों, क्योंकि सिस्टम को अगर हम लोग देखें तो इस सिस्टम को है ना, इस सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा, और उसके बाद जो है हम लोगों ने ये देखा कि ये जो रॉड है उसने किस डायरेक्शन में वेलोसिटी गेन कर ली, इस ए पॉइंट ने गेन कर ली आगे की तरफ। तो अब इस रॉड पर सिर्फ अगर आप इस रॉड को देखिए तो इस पर तो कोई फोर्स लग ही नहीं रहा, एक्सटर्नल फोर्स लग ही नहीं रहा। तो क्या होगा, ये मस्त आगे की तरफ जाता जाएगा ये ए पॉइंट, क्योंकि इस रॉड को अगर हम लोग देखें तो इस पर कोई भी नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करने वाला जो इसके मोमेंटम को चेंज करे।
तो इस रॉड का मोमेंटम हमेशा कितना रहेगा, m1 इंटू v1 रहेगा। तो बच्चों अब तक हमें ये तो समझ में आ गया कि टक्कर के ठीक बाद जो ए पॉइंट है ना, ए पॉइंट की स्पीड कैसी रहेगी, आगे की तरफ v1, और ए पॉइंट को मैं कभी भी देखूं तो उसकी स्पीड हमेशा रहेगी आगे की तरफ v1। लेकिन रॉड के साथ क्या होगा, क्या ये ऐसे ही आगे जाता जाएगा पूरा का पूरा रॉड? नहीं, मैंने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि रॉड पूरा का पूरा आगे जाता जाएगा। रॉड के हर एक पार्टिकल की स्पीड जो है वो अलग अलग होगी। क्यों ऐसा? क्योंकि यहाँ पर मैं देख पा रहा हूं कि अगर, है ना, बहुत ध्यान से सुनिएगा यहाँ पर, अगर मैं रॉड के जो सेंटर है उसके ठीक नीचे जो टेबल है, आप देख पा रहे हैं रॉड रखा है और रॉड के नीचे ठीक एक पॉइंट होगा, लेकिन कहां पर होगा, टेबल पर, जो कि ए पॉइंट के ठीक नीचे होगा। तो इस टेबल वाले पॉइंट को, है ना, टेबल और ये फिक्स्ड पॉइंट है ना, टेबल पर है और ये फिक्स पॉइंट है। इस पॉइंट के अबाउट अगर मैं इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम देखूं टक्कर के ठीक पहले, तो मैं क्या बोल दूंगा, कितना था टक्कर के ठीक पहले की अगर बात करूं तो मैं v1 को मिटा दे रहा हूं। तो टक्कर के ठीक पहले आप देखिए m2 आ रहा था और v2 स्पीड से आ रहा था। तो हम लोग क्या कहेंगे कि सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कुछ इस सेंस में था, मतलब आपकी तरफ बाहर निकल रहा था, और उसका मैग्नीट्यूड कितना था, m2 v2 इंटू a/4। आप समझ पा रहे हैं, मैंने r क्रॉस mv किया। यहाँ पर ये पार्टिकल है ना सिर्फ जो चल रहा था आगे की तरफ, तो इसके लिए एंगुलर मोमेंटम हम लोग कितना लिख सकते हैं, mvr, मतलब m2 v2 इंटू a/4। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस टेबल के हिसाब से अगर मैं देखूं तो इस रॉड पर क्या लगा, इस टेबल वाले पॉइंट के हिसाब से अगर मैं देखूं तो रॉड पर एक झटका लगा। लेकिन अगर मैं रॉड और इस पार्टिकल दोनों को इकट्ठे देख रहा हूं तो ये तो मेरे लिए सिस्टम हो गया। तो मतलब कि कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगा, m2 ने इस पर एक धक्का मारा और रॉड ने m2 पर धक्का मारा, जिसके कारण जिसके कारण क्या हुआ, एक टॉर्क लगा, और वो टॉर्क कैसा था, इंटरनल टॉर्क था। क्लियर है ये बात? तो यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं यहाँ पर, कि पूरे के पूरे सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं होगा किस पॉइंट के अबाउट, ए पॉइंट के अबाउट, क्योंकि कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगा। एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगा जिसके कारण कोई एक्सटर्नल इंपल्स भी नहीं आया। अगर एंगुलर इंपल्स नहीं आया तो हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, हम लोग बड़े आराम से कह सकते हैं कि कोई भी एंगुलर मोमेंटम में चेंज संभव नहीं है। लेकिन किस पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं, मैं रॉड के सेंटर से नहीं देख रहा हूं, मैं रॉड के सेंटर के ठीक नीचे के फिक्स्ड पॉइंट के हिसाब से देख रहा हूं। तो अब थोड़ी देर बाद देखिए, ये जो पॉइंट है जो टेबल पर था वो तो वही का वही रहेगा, लेकिन मुझे ये दिख रहा है कि ये जो सेंटर ऑफ द रॉड है विच इज ए, वो तो आगे बढ़ता जाएगा। तो मान लीजिए किसी समय ये कहां पर पहुंच गया, किसी टी टाइम पर यहां पर पहुंच गया, टी बराबर 0 मतलब कोलिजन के वक्त वो यहां पर था, और इस डायरेक्शन में बढ़ते बढ़ते ये यहां पर पहुंच गया। तो अब मैं क्या करने वाला हूं, यहाँ पर इस टेबल वाले पॉइंट के अबाउट में देखने वाला हूं कि रॉड का एंगुलर मोमेंटम कितना है। रॉड कैसा मोशन करेगा वो भी हमें पता लग जाएगा। तो देखिए बच्चों, क्लैरिटी के लिए मैंने सिर्फ आपको टेबल का वो पॉइंट दिखाया है और इस रॉड की नई लोकेशन दिखाई। अब इस पॉइंट के अबाउट अगर मैं इस रॉड का एंगुलर मोमेंटम निकालना चाहूं तो देखिए, ये जो आर वेक्टर है ना, जब मैं पार्टिकल की तरह ट्रीट कर रहा हूँ, याद है आपको कंबाइंड रोटेशन एंड ट्रांसलेशन में एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालते हैं, हम लोग पहले इसे पार्टिकल की तरह ट्रीट करते हैं, और अगर पार्टिकल की तरह ट्रीट करना है तो रॉड का पूरा मास कहां पर मान ले, उसके सेंटर पर। तो ये हो गया आर वेक्टर और ये हो गया m इंटू वी1 वेक्टर। तो ये दोनों देखिए एक ही डायरेक्शन में आ गए। इसका मतलब कि पार्टिकल वाली जो, मतलब कि कंबाइंड रोटेशन एंड ट्रांसलेशन में जो पार्टिकल वाले के कारण जो एंगुलर मोमेंटम आता था वो तो इस बार 0 आ रहा है। तो हमने तो देखा था कि इनिशियल एंगुलर मोमेंटम था सिस्टम का, और वो भी कैसा था, वो था L इनिशियल बराबर m2v2a/4, और किस सेंस में था, वो था एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, मतलब आपकी तरफ उसकी डायरेक्शन थी, है ना। तो इसका मतलब इस रॉड को क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से घूमना पड़ेगा, सेंटर के अबाउट घूमना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी अगर और पॉइंट के अबाउट घूमेगा तो भाई ये सेंटर घूम जाएगा। और हम लोग ये जानते हैं कि सेंटर
है ना, इसकी वेलोसिटी सिर्फ और सिर्फ एक्स के लॉन्ग हो सकती है, क्योंकि पूरे के पूरे सिस्टम को देखें तो उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स तो एक्ट नहीं कर रहा है नेट। तो इसका मतलब ये हो गया कि पूरे के पूरे सिस्टम का जो इनिशियल मोमेंटम था वो सेम होना चाहिए, डायरेक्शन वाइज भी और मैग्नीट्यूड वाइज भी। तो डायरेक्शन वाइज अगर हम लोग देखें तो एक्स के लॉन्ग हमेशा रॉड का मोमेंटम होना चाहिए, क्योंकि पार्टिकल तो रुक गया, राइट। तो इसका मतलब रॉड को जिम्मेदारी लेनी होगी एंगुलर मोमेंटम मेंटेन करवाने के लिए। तो एंगुलर मोमेंटम आपकी तरफ अगर आए तो इसलिए रॉड को क्या करना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। और अगर हम लोग सोचें किसके अबाउट घूमना पड़ेगा तो सेंटर के अबाउट, मतलब अगर आप सेंटर पे बैठ गए तो आपको रॉड आपके चारों तरफ ऐसे ऐसे गोल 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 घूमती हुई दिखाई देगी। और लेटर से किस ओमेगा से घूम रही है, लेटर से की ओमेगा, इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो ओमेगा हो गई। तो हमें समझ में आ रहा है कि एल इनिशियल को किसके बराबर होना पड़ेगा, एल फाइनल के। और एल फाइनल कितना हो जाएगा, आई इंटू ओमेगा, क्योंकि आर क्रॉस एम भी तो है ही नहीं यहाँ पर। तो फाइनली हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, m2v2a/4, इसका मैग्नीट्यूड, ये जो मैग्नीट्यूड मैंने लिखा है एंगुलर मोमेंटम का, इसको किसके बराबर होना पड़ेगा, आई इंटू ओमेगा के। और रॉड के सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है m1 एल स्क्वायर, एल के बजाय ए आ जाएगा, ए स्क्वायर बाई 12 इंटू ओमेगा। तो यहां से देखिए कुछ आ रहा है क्या अपने पास, बिल्कुल आ रहा है। ए से ए के कट गया, 4 3 12, हमने बचपन में ही पढ़ा है। तो यहां से अपने पास ओमेगा कितना आ गया, m2v2 अपॉन, अच्छा 3v आ जाएगा और नीचे आ जाएगा m1। तो ओमेगा की एक वैल्यू आई अपने को, लेकिन ये किसके टर्म्स में आई अभी, ये आई है v2 के टर्म्स में। और V2 अपने को देखिए सवाल में तो गिवन नहीं था। इसका मतलब हमने क्या निकाल लिया, हमने एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रॉड अबाउट इट्स सेंटर जस्ट आफ्टर द कोलिजन निकाल लिया। और हमें ये भी पता है कि जस्ट आफ्टर द कोलिजन कह ले या थोड़ी देर बाद भी कह ले, ओमेगा में कोई भी चेंज नहीं आ सकता है, क्योंकि कोई भी एंगुलर इंपल्स या फिर एंगुलर मोमेंटम में चेंज करने के लिए कोई भी टॉर्क प्रेजेंट नहीं है। अब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ द रॉड भी लगे हाथ तो हम लोग निकाल, वो तो निकल चुका है एक्चुअली। ये देखिए, अगर हमसे पहला पार्ट पूछा जाए द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ द रॉड, तो वो तो निकल गया है। देखिए v1 बराबर कितना आ गया था, m2v2 अपॉन m1। तो बस हो गया ना, आंसर आ गया। दोनों पार्ट हमने सॉल्व कर लिए। एक छोटी सी चीज यहाँ रह गई थी, मैं आपको दिखा दूं यहाँ पर, ये a रह गया था, है ना, छोटी सी चीज यहाँ रह गई थी, तो इसको भी यहाँ लिख लीजिए। यहाँ पर कौन और आ जाएगा, a भी आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर अपना ओमेगा क्या आ गया, 3m2v2 अपॉन m1 है। ये है अपना आंसर। चलिए, तो हमारे पास एक और सवाल आ गया है। अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ कैपिटल एल लाइज ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल। अ पार्टिकल मूविंग ऑन द टेबल स्ट्राइक्स द रॉड परपेंडिकुलरली एट एन एंड एंड स्टॉप्स। Find the distance traveled by the center of the rod by the time it turns through a right angle. Show that if the mass of the rod is 4 times that of the particle, the collision is elastic. तो अपने को देख क्या दिया हुआ है यहाँ पर कि इस रॉड का मास कैपिटल एम है और लेंथ कैपिटल एल है, और ये जो पार्टिकल है ना उसका मास है स्मॉल एम और इसकी स्पीड थी शुरुआत में स्मॉल यू। अब ये देख पा रहे हैं किस तरीके से ये परपेंडिकुलरली इससे टक्कर मार रहा है। और क्या दिया हुआ है कि जैसे ही ये इससे टक्कर मार रहा है ये फिर से क्या हो जा रहा है, ये रुक जा रहा है। तो अब हमसे बोला गया है कि बताइए डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सेंटर ऑफ द रॉड, और वो कितने देर में, जितने देर में कि ये रॉड क्या कर रहा है, ये π/2 एंगल मतलब 90 डिग्री से घूम रहा है। तो बच्चों ये तो काफी हद तक पिछले सवाल जैसा ही हो गया। तो हम लोग ये समझ पा रहे हैं कि इसका मोशन किस तरीके का होगा। इसका मोशन होगा कुछ इस तरीके का, सच दैट कि ये जो कैपिटल एम मास वाली रॉड है ये कैसे जाएगी, आगे की तरफ जाएगी, है ना। और लेटर से कि इसकी वेलोसिटी है v, है ना, जिससे ये जा रहा है आगे की तरफ। और ये जो पार्टिकल है ये तो यहीं पर रुक गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग दिखा देते हैं कि पार्टिकल जो है वो रुक गया है। तो अब सबसे पहली इक्वेशन हम लोग क्या कर सकते हैं, पूरे सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, जो टक्कर थी वो तो आपस की बात थी। तो हम लोग क्या बोल देंगे कि पूरे सिस्टम का जो लीनियर मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा, है ना। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, स्मॉल एम इंटू यू। बेटा ऐसे सवालों में ना आपको ध्यान देना होगा कि जो पार्टिकल है उसका जैसे मास स्मॉल एम है और जो रॉड है उसका मास कैपिटल एम है ना, तो आपको स्मॉल एम और कैपिटल एम की गलती नहीं करनी है, बहुत केयरफुली आपको स्मॉल एम और कैपिटल एम लिखना होगा। तो स्मॉल एम इंटू यू बराबर क्या लिख देंगे, कैपिटल एम इंटू वी, ठीक है।
तो ये तो हमारी पहली इक्वेशन हो गई। उसके अलावा हम लोग क्या बोल सकते हैं, अगेन मैं टेबल वाले पॉइंट के अबाउट बात कर रहा हूँ ना, टेबल के पॉइंट के अबाउट। तो एक ऐसा पॉइंट जो सेंटर ऑफ मास के ठीक नीचे जो टेबल का पॉइंट है वहां पर लाई कर रहा है, उसके अबाउट अगर मैं देखूं तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम सिस्टम का कितना था, एम यू, और ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, एल बाय टू। ये किसके बराबर होना चाहिए, हमें पता है कि जो आर क्रॉस एम बी करेंगे हम लोग, है ना, जब हम लोग आर क्रॉस एम बी करेंगे तो ये वाला जो आर क्रॉस एम बी है वो तो जीरो हो जाएगा। तो फिर बच कौन सा जाएगा, बच जाएगा सिर्फ आई ओमेगा वाला पार्ट, है ना। तो इसका मतलब कि रॉड को कैसे घूमना पड़ेगा, इस सेंस में घूमना पड़ेगा सच दैट की सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम क्या रहे, कंजर्व रहे। और काय को कंजर्व करना है, कंजर्व इसलिए करना है क्योंकि पूरे सिस्टम पर कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगा। ये दोनों एक दूसरे को हिट किए, ये इनकी आपस की बात थी, कोई परेशानी वाली बात नहीं है ना। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि इनिशियल एंगुलर मोमेंटम बराबर फाइनल एंगुलर मोमेंटम, जो कि कितना हो जाएगा, कैपिटल एम एल स्क्वायर बाय 12 मतलब कैपिटल आई इंटू ओमेगा, है ना। इसको यहाँ पर ओमेगा से डिनोट कर देते हैं, ये ओमेगा से घूम रहा है। तो ये हो गई अपनी इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए यहां से अपने को 2 6 12 और एक एल देखिए यहां पर गायब हो गया, तो अपने को ओमेगा डायरेक्टली मिल गया कितना, स्मॉल एम स्मॉल यू अपॉन ऊपर 6 भी आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, m इंटू एल। ये m कौन सा है भाई, कैपिटल M है। तो अपने को ओमेगा मिल गया, राइट। तो ओमेगा आ गया, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, अब हम लोग बोल सकते हैं कि भाई इस कांस्टेंट ओमेगा से अगर ये घूम रहा है ना, इस तरीके से अगर ये घूम रहा है, तो ये रॉड जो कि अभी शुरुआत में ऐसी दिखाई दे रही है, थोड़ी देर बाद कैसी दिखाई देने लगेगी भाई, थोड़ी देर बाद ये हो जाएगी इस तरीके से, है ना, हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, मेरे कहने का मतलब है। तो अगर ये 90 डिग्री से रोटेट कर रही है ना, तो हम लोग ओमेगा इंटू टाइम, ओमेगा इंटू टाइम को क्या लिख सकते हैं, पाई बाय 2। क्यों, क्योंकि एंगुलर स्पीड इंटू टाइम बराबर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। तो यहां से देखिए अपने को क्या मिल जाएगा, टाइम मिल जाएगा। तो यहां से टाइम चलिए निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहां से टाइम आ जाएगा पाई बाय 2 ओमेगा, और पाई बाय 2 और ओमेगा कितना है, 6m स्मॉल यू अपॉन कैपिटल M इंटू कैपिटल L, राइट। तो ये कितना बन गया, टाइम हमारे पास आ गया पाई कैपिटल M कैपिटल L अपॉन 12 टाइम्स स्मॉल m इंटू स्मॉल यू। अब ये तो जो टाइम आ गया हमारे पास, इसको अब किससे मल्टीप्लाई कर दें तो हमें ये मिल जाएगा कि रॉड कितना आगे गया। भाई रॉड जो है वो तो कांस्टेंट स्पीड v से आगे बढ़ता जाएगा, है ना, वो हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है। तो इतने देर में वो कितना आगे बढ़ा, वो अगर निकालना है तो आइए पहले v निकालते हैं। v देखिए हम लोग कैसे निकालेंगे, इस वाली इक्वेशन से, है ना। इस वाली इक्वेशन से v कितना आ जा रहा है, v हमारे पास आ जा रहा है स्मॉल m इंटू स्मॉल यू अपॉन स्मॉल m इंटू स्मॉल यू अपॉन कैपिटल M, राइट। तो चलिए इसका इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर हम लोग बोल देते हैं v बराबर है स्मॉल m इंटू स्मॉल यू अपॉन कैपिटल M। तो जो डिस्टेंस x है लेटर से, वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा v इंटू टी, दैट इज स्मॉल m स्मॉल u अपॉन कैपिटल M इंटू पाई कैपिटल M कैपिटल L अपॉन 12 स्मॉल m स्मॉल u। mu से mu कट गया, m से m भी कट गया। तो देखिए अपने पास x कितना आ जा रहा है, x आ जा रहा है सिर्फ और सिर्फ पाई l बाय 12, है ना। तो यही हमारा आंसर हो गया कि जितने देर में ये जो रॉड है ये 90 डिग्री से, है ना, 90 डिग्री से घूम रही है, उतने देर में रॉड कितना आगे बढ़ जा रहा है, उतने देर में रॉड आगे बढ़ जा रहा है कितना, पाई l अपॉन 12। क्लियर है ये बात। चलिए तो सवाल का दूसरा पार्ट अभी सॉल्व करना बाकी है, और वो क्या है, शो दैट इफ द मास ऑफ द रॉड इज 4 टाइम्स दैट ऑफ द पार्टिकल द कोलिजन इज इलास्टिक। चलिए तो देखते हैं, यहाँ पर ये भी बहुत अच्छा है पार्ट है। इसमें देखिए क्या हमें समझना है कि अगर इलास्टिक कोलिजन है ना, अगर इलास्टिक कोलिजन है तो आपको याद रखना होगा कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बराबर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होता है। अब यहां पर देखिए टक्कर जिस जगह हुआ है उस जगह के लिए बात करेंगे, मतलब कि इस पर्टिकुलर लोकेशन की बात करेंगे। जहां पर टक्कर हुआ वहां पर पहले ये इससे किस स्पीड से टक्कर मार रहा था, ये इसके पास आ रहा था टक्कर मारने के लिए u स्पीड से।
उसके बाद जैसे ही टक्कर खत्म हुआ, टक्कर के ठीक बाद ये पार्टिकल तो रुक गया, तो अब सेपरेशन में स्मॉल m का कोई रोल नहीं है। अब ये कैपिटल M जो है उसके पास दो दो चीजें आ गई। एक तो लीनियर वेलोसिटी आ गई कितनी, स्मॉल m u अपॉन कैपिटल M, और एंगुलर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आ गई 6mu अपॉन कैपिटल M इंटू एल। तो बॉटम मोस्ट पॉइंट के पास कितनी स्पीड आ गई, आगे की तरफ ट्रांसलेशन के कारण स्मॉल mu अपॉन कैपिटल M, और आगे की ही तरफ एंगुलर वेलोसिटी के कारण एक कंपोनेंट आ गया कितना, ओमेगा इनटू ये जो डिस्टेंस है l बाय 2। तो हम लोग लिख देंगे u बराबर कितना आ गया, u बराबर आ गया स्मॉल m इंटू u अपॉन कैपिटल M प्लस ओमेगा विच इज 6 स्मॉल mu अपॉन कैपिटल M कैपिटल L मल्टीप्लाइड बाय l बाय 2। ये मैंने कौन सी कंडीशन लगाई, कंडीशन फॉर इलास्टिक कोलिजन। तो अगर मैंने ये कंडीशन लगाई और इसके हिसाब से चलिए देखते हैं कि स्मॉल m अपॉन कैपिटल M की वैल्यू क्या आ रही है। u u u कैंसिल आउट हो गया, l से l कैंसिल आउट हो गया, और 2 3 जा 6। तो यहां से क्या आ गया, 1 बराबर स्मॉल m अपॉन कैपिटल M प्लस 3 स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। तो यहां से मेरे पास क्या आ गया, यहां से आ गया 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। तो यहां से मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आ गया कैपिटल M अपॉन स्मॉल m इज इक्वल टू 4। अब देखते हैं सवाल में एक बार अपने से क्या बोला गया था, शो दैट इफ द मास ऑफ द रॉड इज 4 टाइम्स दैट ऑफ द पार्टिकल। तो बिल्कुल यही आ गया हमारे पास है ना, कैपिटल M जो है वो क्या आ गया, कैपिटल M इज इक्वल टू 4 टाइम्स स्मॉल m। तो इलास्टिक कोलिजन हो रहा है कब, जब कैपिटल M की वैल्यू क्या आ रही है, 4 टाइम्स स्मॉल m। तो चलिए सेकंड पार्ट भी हमने प्रूव कर दिया। चलिए तो बच्चों अपने पास एक और बहुत ही प्यारा सवाल आ गया है, टू स्मॉल बॉल्स ए एंड बी, जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है, ईच ऑफ मास स्मॉल m आर joined rigidly to the ends of a light rod of length capital L. The system translates on a frictionless horizontal surface with a velocity v naught in a direction perpendicular to the rod. A particle p of mass m kept at rest on the surface sticks to the ball A as the ball collides with it. Find the linear speeds of the balls A and B after the collision, the velocity of the center of mass C of the system A plus B plus P, and the angular speed of the system about C after the collision. तो चलिए हम लोग जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये ए बी जो रॉड थी है ना, इस ये रॉड तो वैसे लाइट है, पर उसके एंड में हम लोगों ने दो स्मॉल बॉल्स लगा रखे हैं और उनका मास है ना कितना है, एम ईच है। और ये जो रॉड है उसकी लेंथ कैपिटल एल है, और शुरू में ये क्या कर रही थी, प्योर ट्रांसलेशन कर रही थी ना, बी ए पूरी की पूरी रॉड जो है, और रॉड का हर एक पॉइंट जो है वो सिर्फ एक ही वेलोसिटी से आगे जा रहा था जो कि था वी नॉट। अब जो है यहाँ पर क्या हुआ कि मान लेते हैं कि यहाँ पर है ना एक पी पॉइंट था, और इस पी पॉइंट के पास क्या रखा था, एक पार्टिकल पी था जिसका मास एम था। सो दिस इज अ पार्टिकल पी जिसका मास एम है, और ये रुका हुआ था, ए आया इससे चिपक गया। तो अब हमें बताना है कि बताइए लीनियर स्पीड्स ऑफ द बॉल्स ए एंड बी आफ्टर द कोलिजन क्या होगा। पहले तो चलिए ये निकालने की कोशिश करते हैं ना। तो चलिए डायग्राम बनाते हैं सबसे पहले कि कोलिजन के ठीक बाद चीजें दिख कैसी रही होगी। ये मैंने दिखा दिया कि कोलिजन के ठीक बाद जो मास हो जाएगा ए, मतलब रॉड के जो नीचे वाले हिस्से पर जो मास हो जाएगा अब चिपक करके कितना हो जाएगा, 2m। ऊपर तो m ही रह गया है ना। तो अब जो है रॉड और ये पार्टिकल है ना, ये जस्ट चिपकने के पहले और चिपकने के बाद आपको ये समझ में आ रहा होगा कि सेंटर ऑफ मास कहां पर आ गया, सेंटर ऑफ मास कुछ यहां पर आ गया, सच दैट कि ये जो दूरी होगी ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी L बाय 3। कैसे मैंने डायरेक्टली कह दिया, क्योंकि मुझे पता है कि सेंटर ऑफ मास डिवाइड्स टू द लाइन जॉइनिंग द टू पार्टिकल सिस्टम इन द इनवर्स रेशियो ऑफ देयर मासेस। तो जैसे कि 2m इधर है और m इधर है, तो ये पूरे के पूरे रॉड को आप कितने पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, 3 पार्ट में। तो 1/3 पार्ट जो है वो 2m से दूर वाला जो ये हिस्सा है, यहाँ पर सेंटर ऑफ मास पाया जाएगा। क्लियर है। तो बेसिकली ये समझ में आ रहा है कि सेंटर ऑफ मास यहाँ है। अब आप ये देखिए कि पहले जो है ए बी और पार्टिकल पी, इन दोनों को अगर मिला दें हम लोग, पहले पार्टिकल पी कहां पर पहुंच गया था,
चलिए मैं अगर कोलिजन के ठीक पहले का डायग्राम बनाने की कोशिश करूं तो मैं ऐसे दिखा सकता हूँ कि पार्टिकल पी बिल्कुल यहाँ पर था, है ना, ये रहा पार्टिकल पी। तो इस समय और जस्ट जब चिपक गया तो हम लोग दोनों ही टाइम में कह सकते हैं कि सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है वो यहीं पर था। तो हम लोग ये देख पा रहे हैं कि शुरुआत में पूरे सिस्टम का मोमेंटम कितना था, mv0 + mv0 + 0। पार्टिकल पी तो रुका हुआ था, तो इनिशियल मोमेंटम था 2mv0। बाद में वो क्या हो जाना चाहिए, अब पूरे के पूरे सिस्टम का मास जो है वो कितना हो गया, 3m हो गया। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 3m इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। मैंने यहाँ पर दिखा दिया कि जो सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम है उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, vc हो जाएगी। और vc की वैल्यू मैं देख पा रहा हूँ कि कितनी आ रही है, vc आ जा रहा है 2v0/3। तो मुझे ये चीज समझ में आ गई कि जो रॉड है ना, रॉड का जो सेंटर ऑफ मास है, मैं रॉड से सिर्फ रॉड को नहीं कह रहा हूँ, रॉड प्लस ये पार्टिकल्स कह रहा हूँ। तो पूरा का पूरा रॉड प्लस जो पार्टिकल सिस्टम है उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है, L/3 फ्रॉम 2m है। और उस सेंटर ऑफ मास की स्पीड इनिशियली कितनी आई, vc आई। लेकिन हमेशा vc रहेगी। क्यों हमेशा vc रहेगी, क्योंकि एक बार अगर इसके पास स्पीड आ गई, सेंटर ऑफ मास के पास स्पीड आ गई आगे की तरफ vc, तो अब इस पूरे सिस्टम पर तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नेट लग नहीं रहा है। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ द एंटायर सिस्टम जो है उसकी भी वेलोसिटी चेंज नहीं हो सकती, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो मोमेंटम चेंज होगा, लेकिन मोमेंटम तो बिना नेट एक्सटर्नल फोर्स के चेंज नहीं होता है ना। तो हम लोगों को ये समझ में आ रहा है कि ये जो सेंटर है उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, vc हो जाएगी। करेक्ट है यहाँ तक। अब उसके अलावा एक और चीज हम लोग समझ पा रहे हैं कि अगर मैं रॉड के मतलब ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है इसके सेंटर के ठीक नीचे टेबल वाला पॉइंट अगर चुनूं तो फिर से क्या हो जाएगा, r क्रॉस एम बी 0 आ जाएगा, है ना। r क्रॉस एम बी 0 आ जाएगा। देखिए आपको दिखाई देता हूं मैं। अगर मान लीजिए कि ये जो रॉड है ना, ये मान लीजिए थोड़ी देर बाद सेंटर उसका यहाँ पर आ गया। ये मुझे नहीं पता रॉड किस तरीके से टेढ़ा हुआ होगा, मैं तो बस सेंटर को देख रहा हूँ अभी। तो ओरिजिनली ये जो पॉइंट P था, पॉइंट P नहीं, ये जो पॉइंट लेटर से Q था, जो कहां पर था, पूरे सिस्टम के सेंटर ऑफ मास के ठीक नीचे जो टेबल का पॉइंट था, है ना, ये कहां पर है, टेबल का पॉइंट है। उसके अबाउट अगर मैं देखूं कि एंगुलर मोमेंटम इस रॉड का कितना आएगा, तो मैं ये कह सकता हूं कि जो सेंटर है वो तो कैसा कैसा मोशन कर रहा है, वो तो सिर्फ सीधे आगे जा रहा है। और कितने से, vc से। तो ये r वेक्टर हो गया, ये vc वेक्टर हो गया। तो बस r क्रॉस mv तो 0 हो गया। मतलब कि ट्रांसलेशन के कारण इस पॉइंट के अबाउट कोई एंगुलर मोमेंटम नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब कि एंगुलर मोमेंटम अगर आएगा तो वो किसके कारण आएगा, इसके रोटेशन के कारण। और ये रोटेट भी किसके अबाउट कर सकता है, रोटेट ये कर सकता है सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम के अबाउट। वरना किसी और पॉइंट के अबाउट रोटेट अगर करता तो क्या होता, सेंटर ऑफ मास की डायरेक्शन चेंज हो जाती, अब है ना, सेंटर ऑफ मास के वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो जाती, जो कि संभव नहीं है। तो चलिए सबसे पहला काम अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये निकालेंगे कि इस क्यू पॉइंट के अबाउट पूरे सिस्टम का इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना था। तो देखते हैं क्यू पॉइंट के अबाउट हम लोग क्या देख पा रहे हैं। हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो बी है ना, बी का एंगुलर मोमेंटम कैसा था, जो पार्टिकल एट बी है उसका एंगुलर मोमेंटम कितना आ रहा था, वो आ रहा था इस तरीके से क्लॉकवाइज सेंस में। और कितना, एम वी नॉट इंटू 2l/3, क्योंकि यहां से यहां तक की लेंथ तो 2l/3 है। उसके अलावा ये तो टेबल वाला पॉइंट है, तो टेबल के हिसाब से तो पॉइंट जो पॉइंट मास P है जिसका मास भी m है, उसकी तो कोई भी एंगुलर मोमेंटम नहीं आई। लेकिन मुझे दिख रहा है कि A पॉइंट पर जो पार्टिकल था वो आगे जा रहा था V0 से। तो उसके घूमने के कारण इस Q पॉइंट से अगर मैं देखूं तो ऑपोजिट सेंस में ही सही पर एंगुलर मोमेंटम तो आएगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ -mv0 × L/3। क्लियर है ये बात। तो ये क्या हो गया, क्यू पॉइंट जो कि टेबल पर है, और कहां पर, सेंटर ऑफ मास इनिशियल जहां पर था उसके ठीक नीचे, इनिशियल मतलब कि कोलिजन के ठीक पहले जहां पर सेंटर ऑफ मास था उसके ठीक नीचे टेबल वाला पॉइंट है। तो उसके बाद एंगुलर मोमेंटम इतना है। अब बाद में ये रोल कौन प्ले करेगा, ये रोल प्ले करेगा ये रॉड घूम करके, और किसके अबाउट, अबाउट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द एंटायर सिस्टम।
अब मुझे ये सोचना है कि किस सेंस में घूमेगा, ऐसे घूमेगा कि ऐसे घूमेगा। तो देखिए मैंने देखा था कि ये जो क्लॉकवाइज सेंस है वो डोमिनेट कर रहा है, राइट। इस बार क्लॉकवाइज सेंस डोमिनेट कर रहा है, तो इसका मतलब इस रॉड को घूमना पड़ेगा क्लॉकवाइज सेंस में। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, आई इंटू ओमेगा, और ये ओमेगा क्या हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रॉड अबाउट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। तो चलिए फटाफट कैलकुलेशन पर आ जाते हैं। ये कितना हो गया, 2 - 1, दैट इज 1 mv0 L/3, है ना। ये जो लेफ्ट हैंड साइड हो गया वो तो सिंपली कितना हो गया, mv0 L/3। ये किसके बराबर हो जाएगा, आई इंटू ओमेगा के। अच्छा, अब आई कैसे निकालें, तो हमारे को पता है कि एक पॉइंट मास के कारण किसी एक्सिस के अबाउट आई कितना आता है, mr²। तो चलिए 2m और m दोनों के कारण देखते हैं। 2m के कारण कितना आ जाएगा, 2m इंटू L/3 का स्क्वायर, और m के कारण कितना आ जाएगा, m इंटू 2L/3 का स्क्वायर। इंटू क्या करना है, इंटू करना है इसे ओमेगा से। तो देखिए यहाँ से ओमेगा कितना आ जा रहा है, तो देखिए बहुत सिंपल कैलकुलेशन मैंने करी यहाँ पर। और ये कैलकुलेशन करने के बाद देखिए मेरे पास ओमेगा कितना आ गया, V0/2L, जो कि मेरे सवाल के तीसरे पार्ट का जवाब हो गया। ऑलराइट, तो बच्चों अब तक जो मैंने निकाला उसको मैंने आपके सामने रख दिया है। अब तक हम लोगों ने क्या देखा कि रॉड, ये जो रॉड है इसके पास नीचे कितना मास है, इसके पास नीचे है 2m, और ऊपर कितना मास है, ऊपर है m। और इस पूरे का सेंटर ऑफ मास कहां पर लाई करेगा, वो लाई करेगा 2m से L/3 ऊपर। और हमने ये देखा कि रॉड के सेंटर को तो हमेशा कैसे जाना पड़ेगा, आगे जाना पड़ेगा। और इस सेंटर ऑफ मास ऑफ द पूरा का पूरा जो सिस्टम है उसके अबाउट इस रॉड को घूमना पड़ेगा ना, और वो भी किस तरीके से, क्लॉकवाइज सेंस में घूमना पड़ेगा। अब अपने से पूछा है, देखिए पहले पार्ट में देखिए क्या पूछा था, पहले पार्ट में पूछा था द लीनियर स्पीड्स ऑफ द बॉल्स ए एंड बी आफ्टर द कोलिजन। तो आइए इस डायग्राम के थ्रू सोचते हैं कि क्या होना चाहिए। तो देखिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है सोचना, हमें ये समझ में आ रहा है कि स्मॉल एम के पास 2v0/3 तो रहेगा ही, साथ ही साथ ओमेगा के कारण भी एक स्पीड आगे की तरफ ऐड होगी। तो चलिए एक काम करते हैं, स्मॉल एम को हम लोग आगे की तरफ स्पीड दे देते हैं, और कितनी दे दें, 2v0/3 तो मिलेगा ही, उसमें और कितना जुड़ेगा, v0/2l मल्टीप्लाइड बाय 2l/3, है ना। v बराबर आर ओमेगा मैंने एक्स्ट्रा दे दिया ऐसे। तो ये कितना हो गया, 2v0/3 प्लस 2l से 2l चला गया तो ये बन गया v0/3, मतलब ये कितना आ गया, v0 आ गया। तो ये कितनी मजेदार चीज है कि जो ऊपर वाला बॉल था, दैट इज स्मॉल एम मास, जो ऊपर था उसकी वेलोसिटी टक्कर के ठीक पहले भी v0 थी और बाद में भी v0 है। और वैसे होना भी चाहिए था, क्योंकि इस पर जो टेंशन वाला फोर्स लगा उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, सिर्फ और सिर्फ नीचे की तरफ होगी। ये जो टेंशन इन बिल्ड इन द रॉड है वो इसे आगे तो धक्का नहीं दे सकता है ना, तो इसमें वैसे भी कोई चेंज नहीं आना चाहिए था। अब 2m के बारे में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, देखिए भाई 2m जो था वो तो आगे जा रहा था, और यहाँ सॉरी 2m आगे नहीं जा रहा था, उस समय तो बेचारा सिर्फ कितना था, अकेला था, है ना। उस समय तो ये बेचारा m था, सामने m एक और रखा हुआ था जो रुका हुआ था। तो जब इससे ये टकराया तो इस पर पीछे की तरफ फोर्स लगा, है ना। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि 2m की जो स्पीड है वो v0 से तो थोड़ी कम आनी चाहिए। आइए कैलकुलेट करके देखते हैं। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ 2v0/3 तो मुझे आगे देना ही पड़ेगा, तो चलिए 2v0/3 मैं पहले तो इसे आगे की तरफ दे देता हूँ। पीछे की तरफ कितना देना पड़ेगा इसे, पीछे की तरफ मुझे देना पड़ेगा ओमेगा इंटू L/3। तो ओमेगा इंटू L/3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, v0/2l मल्टीप्लाइड बाय L/3। तो L से L चला गया, ये कितना आ गया, v0/6। तो चलिए अब कैलकुलेट करते हैं, आगे की तरफ है 2v0/3 और पीछे की तरफ है v0/6। ऑब्वियसली कौन ज्यादा है, 2v0/3 ज्यादा है। तो नेट वेलोसिटी इस की हो जाएगी आगे की तरफ, और कितनी हो जाएगी, 2v0/3 माइनस v0/6। तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं, कैसे कैलकुलेट करें, ऊपर इसको लिख देते हैं लेफ्ट वाले टर्म को, 2 2 4v0/6। तो ये बन गया 4v0 माइनस 1v0, 3v0/6 विच इज v0/2। तो हम लोग जैसा सोच पा रहे थे कि ये जो 2m है उसकी स्पीड क्या आनी चाहिए थी, v0 से कम आनी चाहिए थी, और आ भी रही है ना। तो जब रॉड, आप सोचिए कि उसके ऊपर वाले एंड की स्पीड आगे v0 है,
पीछे v नॉट बाई टू है, तो ऑब्वियसली ये इस तरीके से घूमेगी तो जरूर। इसके अलावा दूसरे पार्ट में हमसे पूछा गया था वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो वो ऑलरेडी हम लोगों ने निकाल रखी है, कितनी है 2v0/3। ऑलराइट, चलिए तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट सवाल पे। सवाल है a uniform rod of mass m and length L rests on a smooth horizontal surface. One of the ends of the rod is struck with the impulse J in a horizontal direction perpendicular to the rod. As a result, the rod obtains the momentum P. Find the force with which one half of the rod will act on the other in the process of motion. तो जैसा कि हम लोग समझ पा रहे हैं, किसी एक एंड को मान लीजिए कि इस तरीके से क्या प्रोवाइड किया गया, इम्पल्स है ना, जिसे हम लोग जे से डिनोट कर रहे हैं मान लीजिए। तो अब यहाँ पर जो है हमें ये समझ में आ रहा है कि अगर इम्पल्स मिलेगा तो वो इम्पल्स क्या करेगा, मोमेंटम चेंज करेगा। तो लेट अस राइट जे बराबर एम इंटू वी, क्योंकि शुरू में तो रॉड रुका हुआ था। तो अब जो भी वी गेन करेगा, ये रॉड किसके कारण गेन करेगा, इस इम्पल्स के कारण। अच्छा अब ये बताइए कि ये v जो है ये किसकी वेलोसिटी होगी, ये वेलोसिटी होगी सेंटर ऑफ मास की, क्योंकि जब हम लोग फोर्स की बात करते हैं तो हम लोग सिर्फ सेंटर ऑफ मास से डील कर रहे हैं, है ना। तो जब F बराबर ma लगा रहे हैं देन वी आर टॉकिंग अबाउट सेंटर ऑफ मास। तो उसी तरीके से जब हम लोग यहाँ पर लीनियर इम्पल्स की बात कर रहे हैं, लीनियर मोमेंटम वगैरह की बात कर रहे हैं, तो हम लोग सेंटर ऑफ मास से डील कर रहे हैं। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड विल गेन अ वेलोसिटी v सच दैट v बराबर कितना हो जाएगा, j अपॉन m हो जाएगा। उसके अलावा देखते हैं कि अगर इस पॉइंट के अबाउट देखूं, है ना, इस रॉड के पॉइंट के अबाउट, सेंटर के अबाउट देखूं, तो मैं देख पा रहा हूं कि रॉड को इस बार क्या मिला, एंगुलर इम्पल्स मिला है। और वो कितना हो जाएगा, मोमेंट ऑफ लीनियर इम्पल्स। याद है मैंने आपको बताया था एंगुलर इम्पल्स क्या होगा, मोमेंट ऑफ लीनियर इम्पल्स। तो मोमेंट ऑफ लीनियर इम्पल्स निकालने के लिए क्या करेंगे, यहां से यहां तक की दूरी जो कि कितनी है l/2, उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा लीनियर इम्पल्स से जो कि है j। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एंगुलर इम्पल्स which will be equal to change in angular momentum, right? तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यहां पर मैंने फिर से कौन सा पॉइंट चुना होगा, मैंने सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड के ठीक नीचे वाला जो स्टेशनरी पॉइंट है टेबल का, उसको चुना है। तो उसके अबाउट जब मैं देखूंगा तो अगेन r क्रॉस एम वी जीरो आ जाएगा, क्योंकि ये सेंटर जो है हमेशा आगे जाएगा। क्यों आगे जाएगा, पूरे सिस्टम को मोमेंटम मिला आगे की तरफ, सॉरी इम्पल्स मिला आगे की तरफ, तो मोमेंटम जो गेन हुआ वो हमेशा आगे की तरफ ही रहेगा। तो L इंटू जे बाई टू बराबर क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ I इंटू ओमेगा। और ओमेगा भी कैसा, इस सेंस वाला, क्योंकि एंगुलर इम्पल्स जो है उसकी डायरेक्शन क्या हुई, R क्रॉस एम बी, तो उसका सेंस कैसा हो गया, क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर जो एंगुलर मोमेंटम आएगा उसका सेंस भी कैसा होगा, क्लॉकवाइज। और वो जिम्मेदार होगा सिर्फ और सिर्फ किसके कारण, ओमेगा, आई ओमेगा के कारण, क्योंकि उस टेबल के उस फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट देखे तो आर क्रॉस एम बी वाला फैक्टर तो जीरो आ जा रहा है, जैसा हम लोगों ने पिछले तीनों सवाल में देखा था, है ना। तो यहां से अपने पास क्या आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा। ओमेगा कितना आ जाएगा, जे एल बाय टू इंटू आई। अच्छा आई कितना लिख दें, आई हमें किसके अबाउट देखना है, सेंटर ऑफ द रॉड के अबाउट देखना है। तो रॉड के सेंटर के अबाउट आई कितना आ जाएगा, एम एल स्क्वायर अपॉन 12। तो यहां से देखिए थोड़ा सिंप्लीफाई हो रहा है, 2 6 12, एल एल यहाँ पर एक कट गया तो ये बन गया 6j अपॉन m इंटू एल। तो अपने को ओमेगा तो मिल गया, क्लियर है यहाँ तक। तो बच्चों यहाँ पर ना अब अपने को ओमेगा आ गया है, ओमेगा कितना आया था, 6j अपॉन एम एल। अब अपने से पूछा गया है कि आधी रॉड जो है वो अगले आधे रॉड पर कितना फोर्स लगाएगी। तो अगर हम लोग सेंटर पे बैठ जाए ना, सेंटर ऑफ द रॉड से देखें, तो हम तो आगे की तरफ बढ़े चले जा रहे हैं और हमारे चारों तरफ ये रॉड इस तरीके से ऐसे करके घूमता जा रहा है, राइट। तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि पूरा का पूरा रॉड क्या कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ घूम रहा है मेरे चारों तरफ। और अगर मैं इस आधे पोर्शन को देखूं तो इस आधे पोर्शन को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, उसका सेंटर ऑफ मास, जो कि कहां पर होगा, वो होगा मेरे से कितनी दूरी पर, l/4 दूरी पर, क्लियर है ना, क्योंकि यहां से यहां तक की पूरी दूरी l/2 है तो आधी दूरी l/4 है। और यहां पर मैं देखूंगा तो इस पूरे के पूरे आधे रॉड का, ये जो आधा रॉड है इसका मास कितना होगा, इसका मास हो जाएगा m/2 कंसंट्रेटेड एट दिस पॉइंट। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो
सेंटर है ना, सेंटर ऑफ मास ऑफ द आधा रॉड है, वो क्या कर रहा है, मेरे अबाउट घूम रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो सिंपली मैं यहाँ पर क्या बोल दूंगा कि भाई अगर ये मेरे अबाउट सिर्फ सर्कुलर मोशन कर रहा है और मैं कैसे फ्रेम से देख रहा हूँ इसे, इनर्शियल फ्रेम से, क्योंकि मेरी स्पीड तो कांस्टेंट है, तो मुझे जो लग रहा है वो बिल्कुल सत्य माना जाएगा। तो मेरे हिसाब से ऐसा लग रहा है कि ये पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो इसका मतलब इसे कौन से फोर्स की रिक्वायरमेंट है, सेंट्रिपेटल फोर्स है ना, सेंटर की तरफ डायरेक्टेड फोर्स। तो इसका मतलब जो सेंटर की तरफ इस पर फोर्स लग रहा होगा, लेट अस से कि टेंशन, वो कितना हो जाएगा, m/2 ओमेगा स्क्वायर, एम ओमेगा स्क्वायर आर लगाना चाह रहा हूं मैं, तो m/2 ओमेगा स्क्वायर इंटू रेडियल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, l/4। तो ये कितना आ गया, m/2 ओमेगा कितना है 6j/ml, तो 36j स्क्वायर बाय m स्क्वायर l स्क्वायर इंटू l/4, जो कि सिंप्लीफाई भी हो जाएगा, m से m गया, 18 2 जा 36, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, और L से एक L चला गया। तो यहां से देखिए अपने पास ये जो टेंशन आ गया वो कितना आ गया, ये आ गया 9j स्क्वायर अपॉन 2ml, है ना। तो ये अपने पास आंसर आ गया, मतलब कि ये वो फोर्स है जो आधी रॉड अगले आधे रॉड पर लगा रही है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ऑलमोस्ट हमारा जो रोटेशन चैप्टर है वो खत्म ही होने वाला है। जो मुश्किल पार्ट था वो हम लोगों ने निकाल लिया। अब कुछ आसान आसान सी चीजें देखते हैं जो हमारे लाइफ को और आसान बना देंगी, है ना। तो वैसा ही एक कॉन्सेप्ट है रोलिंग एज अ प्योर रोटेशन। हम लोग रोलिंग को अभी तक कैसे समझे थे कि एक कंबाइंड रोटेशन और ट्रांसलेशन का, है ना, कंबाइंड रोटेशन भी हो रहा है और ट्रांसलेशन भी हो रहा है। लेकिन अगर मैं देखूं तो इसे एक प्योर रोटेशन जैसा भी सोच सकता हूं। आइए देखते हैं कैसे। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पर आपको एक स्फेयर का फोटो दिखाया है, और ये जो स्फेयर है ना, ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है प्योर रोलिंग, ठीक है। और हमें ये पता है कि ये जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है वो कैसा रहता है, हमेशा स्टेशनरी रहता है। तो ये जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है ना, ये चूंकि स्टेशनरी रहता है, तो हम लोग देख सकते हैं कि ये पूरी की पूरी बॉडी अगर ये प्योर रोलिंग कर रही है, तो ये इस पॉइंट के अबाउट ऐसा लगेगा कि फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन कर रही है इस पर्टिकुलर मोमेंट पर। वही देखिए लिखा है, रोलिंग मोशन कैन बी एज्यूम्ड एज अ प्योर रोटेशन अबाउट इट्स पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट व्हिच इज आल्सो कॉल्ड सेंटर ऑफ इंस्टेंटेनियस रोटेशन with same angular speed as about the axis passing through the center of mass। देखिए इस चीज को वेरीफाई भी कर लेते हैं। तो हमें पता है यहाँ पर कि अगर हम लोग किसी पॉइंट P को देखें तो इसकी स्पीड जो है ना, इस पॉइंट की जो, चलिए टॉप मोस्ट पॉइंट को देखते हैं, T पॉइंट को देखते हैं। इस पॉइंट की स्पीड हमें पता है कि कितनी आती है, v प्लस आर ओमेगा, और अगर ये आर ओमेगा प्योर रोलिंग वाले केस में देखें तो v के ही बराबर आ जाता है, तो ये कितना आ जाना चाहिए, 2 ओमेगा आर के बराबर। क्लियर है यहाँ तक। जहां पर आर क्या है, आर है यहाँ पर रेडियस ऑफ द स्फेयर। क्लियर है ना। तो मैंने यहाँ पर क्या आपको दिखा दिया कि पुराने मेथड से स्फेयर के टॉप मोस्ट पॉइंट की स्पीड कितनी आनी चाहिए, 2 ओमेगा आर। उसी तरीके से जो सेंट्रल पॉइंट है उसकी स्पीड कितनी आती थी, आपको याद होगा, उसकी स्पीड आती थी आर ओमेगा, क्योंकि वो v आती थी, v को हम लोग आर ओमेगा भी लिख सकते हैं। और एक और चीज हम लोग देखते थे कि जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है उसकी स्पीड क्या होती थी, 0 होती थी। समझ पा रहे हैं ये बात आप। तो वैसे इस डायग्राम से ही आपको काफी हेल्प मिल जा रही होगी कि मैंने क्या किया, इन दोनों, इन तीनों इनफैक्ट, है ना, ये v बराबर आर ओमेगा, 2 ओमेगा आर और 0, इन तीनों को मिला करके एक लाइन ड्रॉ की। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये ऐसा बिहेव हो रहा है जैसा कि एक पंखे को देख करके होता है। एक फैन में क्या होता है, एक फैन में जो है हम लोग देखते हैं कि ये इस तरीके से घूमता है, और जैसे जैसे हम लोग आगे जाते जाते हैं लीनियरली जो है स्पीड बढ़ती चली जाती है। तो वैसा ही कुछ यहाँ पर भी दिख रहा है, जैसे जैसे हम लोग आगे जाते जा रहे हैं, देखिए लीनियरली स्पीड जो है वो बढ़ती जा रही है। और अच्छे से देखना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं मान लूं कि ये पी के अबाउट फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन कर रहा है, तो उस हिसाब से तो क्या होना चाहिए, जैसा कि हमने बोला गया एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो हर एक पॉइंट की स्पीड जो है जो इस तरीके से आ रही है वो मैच करनी चाहिए किससे, जो हम लोग पुराने तरीके से निकालते थे, रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन, उससे निकालते थे। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि जो टॉप मोस्ट पॉइंट है,
अगर पूरा का पूरा जो स्फीयर इस पॉइंट के अबाउट फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन कर रहा है, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 2r है, और एंगुलर स्पीड ओमेगा है, तो इसकी स्पीड कितनी हो जानी चाहिए, 2r ओमेगा। उसी तरीके से ओ पॉइंट को देखें, इसकी दूरी कितनी है, r है, तो इसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, r ओमेगा। और खुद ये पॉइंट तो स्टेशनरी जीरो है, तो हमें समझ में आ रहा है कि जो हमारा प्रिडिक्शन था ना, ये 2r ओमेगा, ये भी 2 ओमेगा r, ये r ओमेगा, ये भी r ओमेगा, तो सब कुछ वैसा ही आ रहा है। इसका मतलब हमने क्या प्रूफ कर दिया, एक तरीके से हमने प्रूफ कर दिया कि यहाँ पर चाहे तो आप इस बॉडी को जो क्या कर रही है, रोलिंग मोशन कर रही है, इसको रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन के नजरिए से देखिए, या तो कोई एक ऐसा पॉइंट आपको ढूंढना पड़ेगा जिसके अबाउट ये क्या कर रही है, प्योर रोटेशन कर रही है। और अगर कोई बॉडी प्योर रोलिंग करती है इस तरीके से ग्राउंड के ऊपर, तो हमें समझ में आ रहा है कि वो ये बॉटम मोस्ट पॉइंट है, जो कि क्या कहलाएगा, जो कहलाएगा सेंटर ऑफ इंस्टेंटेनियस रोटेशन। इससे फायदा क्या हुआ, क्यों हम लोग ये नई चीज पढ़ रहे हैं? इससे देखिए फायदा बहुत है। फायदा क्या है कि आपको कोई भी अगर अजीबोगरीब पॉइंट हो, मान लीजिए आपको बोल दिया कि ये जो पॉइंट P है, यहाँ से इस पॉइंट Q की दूरी, मान लीजिए आपको कुछ भी बोल दिया है ना, आपको बोल दिया कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो लेटस से कि √3r है, तो आपसे बोल दिया कि Q पॉइंट की स्पीड बताइए, तो आप सिंपली क्या बोल देंगे, √3r इंटू ओमेगा, क्योंकि इस पॉइंट के अबाउट ये वाला Q जो पॉइंट है ये भी क्या कर रहा है, फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन, राइट। तो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर एक बहुत ही लल्लू सा सवाल देखते हैं। सवाल है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ अ पॉइंट P ऑन द सरफेस ऑफ अ प्योर रोलिंग डिस्क एज शोन। तो हमें दिख रहा है इस बार कि ये जो पॉइंट P है वो इस डायमीटर से कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। तो आपने बचपन में एक ज्योमेट्री पढ़ी होगी, और उस ज्योमेट्री में आपने ये पढ़ा होगा कि अगर ये डायमीटर है तो ये एंगल को क्या होना पड़ेगा, 90 डिग्री। तो इसका मतलब ये अगर 2r है, तो ये जो लेंथ है ना, मान लीजिए इसे मैं O कह रहा हूं, तो OP कितना आ गया, OP आ गया 2r cos थीटा। बस अब तो हम लोग को कुछ खास करना नहीं है, क्यों, क्योंकि हमें दिख रहा है कि ये जो पॉइंट है ना, O पॉइंट, उसके अबाउट P पॉइंट क्या कर रहा है, फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन, और दूरी कितनी है, 2r cos थीटा। तो हम लोग स्पीड ऑफ P पॉइंट कितनी बोल देंगे, 2r cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा। क्लियर है ये बात? तो अपने से वेलोसिटी मतलब कि बेसिकली वो क्या पूछना चाहा था, अपने से स्पीड पूछना चाहा था, है ना। और साथ ही साथ हम लोग इसकी डायरेक्शन भी देख पा रहे हैं, वो कैसी है, अगर मैं टॉप मोस्ट पॉइंट को Q कहूं तो ये डायरेक्टेड टुवर्ड्स QP है ना। तो अगर हमसे वेलोसिटी वेक्टर पूछे तो हम लोग बोल देंगे कि मैग्नीट्यूड कितना है, 2r cos थीटा इंटू ओमेगा, डायरेक्टेड टुवर्ड्स QP। ऑलराइट। तो बच्चों जैसा कि अब हम लोग समझ गए हैं इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन क्या है, इट इज एन इमेजिनरी पॉइंट which may or may not be on the body, about which body can be assumed to perform pure rotation, is called ICOR. An axis perpendicular to the plane of rotation and passing through ICOR is called IAOR, मतलब कि instantaneous axis of rotation। देखिए मैं एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे कि मान लीजिए अपने को ये दिया हुआ है कि ये वाला जो पॉइंट है ये सेंटर ऑफ मास है, और ये VCM से आगे घूम रहा है, और ये बॉडी ओमेगा से इस तरीके से क्लॉकवाइज सेंस में घूम रही है। तो अपने को लोकेट करना था कि कौन से पॉइंट के अबाउट ऐसा माना जा सकता है कि ये प्योर रोटेशन कर रही है। तो देखिए हम लोग जब प्योर रोलिंग मोशन देखते थे तो कैसा पॉइंट होता था, वो एक ऐसा पॉइंट होता था जिसकी स्पीड जीरो है ना। तो हम लोग बोलते थे कि v बराबर r ओमेगा उस समय हो जाए। तो वैसा ही यहाँ पर भी कर देते हैं, मान लीजिए कि किसी x डिस्टेंस नीचे गए, तो वहां पर मुझे पता है कि ओमेगा के कारण पीछे की तरफ स्पीड आएगी x ओमेगा, और VCOM ये तो हर एक पॉइंट को, हर एक पॉइंट ऑन द बॉडी को ये VCOM तो मिलता ही मिलता है, तो इस पॉइंट को भी मिलेगा। तो अगर इस x पर whatever is the x, इस x पर VCM अगर x ओमेगा के बराबर हो गया, तो हम लोग कह देंगे कि ये वाला जो पॉइंट है किसकी तरह बिहेव कर रहा है, इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन की तरह। चलिए बच्चों, तो कुछ स्पेशल और ऑब्वियस केसेस को देखते हैं ना। मैं ऑब्वियस इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कभी भी मुझे ये टॉपिक को ना याद करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा लॉजिकल टॉपिक है। तो देखते हैं मेथड्स ऑफ फाइंडिंग ICOR। We can locate ICOR if we know the velocities of 2 points on the body। A पार्ट है, पहला पार्ट है इसमें, if velocities of 2 points are given and they are parallel or anti-parallel। मतलब कि कह रहा है कि अगर आपको दिया हुआ है कि A और B है ना, ये 2 पॉइंट्स हैं,
और ए की भी वेलोसिटी दी हुई है, बी की भी वेलोसिटी दी हुई है। तो अगेन मुझे बड़े आराम से, जैसा आप आज ही मैंने आपको एक डायग्राम बनाया था ना इस तरीके का, इस तरीके से अगर आप इनकी वेलोसिटी वेक्टर्स को, ऐसा क्यों कह रहा हूँ वेलोसिटी वेक्टर्स, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर्स जो है हम लोग मैग्नीट्यूड वाइज शो तो करते ही है ना, वो वेक्टर की, वो वेक्टर को जो डिनोट करने के लिए जो एरो है ना, उसको हम लोग समवॉट मैग्नीट्यूड से तो रिजेंबल करवाने की कोशिश करते हैं। तो ये V2 जैसा कि एरो की लंबाई दिखा रही है कि V2 क्या है, बड़ा है, V1 क्या है, छोटा है। तो इस तरीके से अगर मैं ज्वाइन कराऊं तो जहां पर भी ये मिलेगा वो पॉइंट क्या बन जाएगा, ICOR। क्योंकि बिल्कुल ये वैसा ही केस हो गया जैसा एक पंखे का केस होता है ना, ये रहा। तो ये अगर इसके अबाउट घूम रहा है तो जैसे जैसे हम लोग इस पॉइंट से दूर जाते जाते हैं लीनियर स्पीड भी बढ़ती चली जाती है। एक तो हम लोगों ने केस देख लिया कि अगर वेलोसिटीज पैरेलल हो या फिर एंटी पैरेलल हो तो हमें क्या करना होगा, हमें बस उनके टिप्स को क्या करना होगा, ज्वाइन करना होगा और देखना होगा कि कहां पर वो किससे मुलाकात कर रहे हैं, कहां पर वो दोनों मिल करके इस तरीके से मुलाकात कर रहे हैं, इस लाइन से, है ना, कौन सी लाइन जो इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करते हुए आगे प्रोसीड हो रही है। अब दूसरा केस देखते हैं, जब वेलोसिटीज दो पॉइंट की तो दी हुई है लेकिन वो वेलोसिटीज कैसी है, पैरेलल नहीं है। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर जैसे हमें v1 वेक्टर दिया हुआ था और v2 वेक्टर दिया हुआ था, तो हमें क्या करना है, ये जो v1 वेक्टर है ना इससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, v2 वेक्टर है इससे भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, और जहां पर भी ये मिलेंगे वो क्या बन जाएगा, ICOR। अगेन मैं इसका एग्जांपल आपको पंखे के थ्रू दिखा देता हूँ, है ना। ये मान लीजिए आपके घर का सीलिंग फैन है और अगर मैंने आपको बोल दिया कि इस पंखे की ये वाली वेलोसिटी आपको दी हुई है ऐसी है, इस पंखे की भी ये वाली वेलोसिटी आपको दी हुई ऐसी है, और मान लीजिए आप बहुत नादान है, आपको कुछ भी नहीं पता कि किस पॉइंट के अबाउट ये पंखा रोटेट कर रहा है, और आपको सिर्फ क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है और ये वाली वेलोसिटी दी हुई है। तो आपको क्या करना चाहिए था, आपको यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप करना चाहिए था, यहाँ से भी ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप करना चाहिए था, और बिल्कुल समझ में आ रहा है कि ये दोनों परपेंडिकुलर यहाँ पर मिलेंगे, तो यही क्या बन जाएगा, ICOR। चलिए तो अब अगला केस देखते हैं, व्हेन वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रिजिड बॉडी आर गिवन। मतलब कि किसी भी पॉइंट की अपने को स्पीड दी हुई है और ये दिया हुआ है कि बॉडी जो है वो किस तरीके से घूम रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे इस बार, हम लोग इस बार जो है सबसे पहला काम करेंगे कि ये जो वेलोसिटी वेक्टर है ना उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, है ना, पासिंग थ्रू दैट पॉइंट एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब जो है हम लोग एक और काम करेंगे कि जैसे मान लेंगे कि किसी x डिस्टेंस पर वो पॉइंट है, और जैसे कि इस पर्टिकुलर केस में मुझे ये दिख रहा है कि इस पॉइंट की वेलोसिटी आगे है, तो और ओमेगा कैसा है, यहाँ पर क्लॉकवाइज है, तो वो पॉइंट नीचे ही मिलना चाहिए, ताकि राइट डायरेक्शन में मैं v लिख दूंगा और लेफ्ट डायरेक्शन में मैं क्या लिख दूंगा, ओमेगा इंटू एक्स, और मैं क्या बोल दूंगा, v बराबर ओमेगा इंटू एक्स, और जिससे मुझे x कितना आ जाएगा, v अपॉन ओमेगा। तो ये कुछ बेसिक तरीके हैं जिनके तरीके के हिसाब से आप क्या निकाल सकते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्योंकि देखिए ये बहुत ही लॉजिकल टॉपिक है। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि अगर मैं इस पॉइंट से देखूं तो मुझे ये दिख रहा है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट की वेलोसिटी एक तो आगे की तरफ दी हुई है अपने को, और साथ ही साथ यहाँ पर मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि ये जो v है उसको और मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ ओमेगा इंटू एक्स, क्योंकि अभी अभी मैंने ये डिराइव किया। तो इस पॉइंट के अबाउट में अगर सिंपली इस पॉइंट की वेलोसिटी निकालूं तो मैं ओमेगा इंटू एक्स बोल सकता हूँ जो कि v के बराबर आ रही है। इसका मतलब यही कौन सा पॉइंट है जिसके अबाउट ये पूरी की पूरी बॉडी क्या कर रही है, फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन। तो जब हमने इतनी मेहनत से ये टॉपिक पढ़ा है तो एक बार इसके एप्लीकेशन को भी देख लेते हैं कि आखिर क्यों इतनी जद्दोजहद हमने की। हम लोग जानते हैं पहला ही एप्लीकेशन है कि हम लोग जानते हैं कि किसी ऐसी बॉडी जो कंबाइंड रोटेशन और ट्रांसलेशन कर रही है उसके लिए काइनेटिक एनर्जी क्या लिख देते हैं, हाफ एम बी सी एम स्क्वायर प्लस हाफ आई सी ओ एम ओमेगा स्क्वायर। और वी सी एम यहाँ पर क्या हो जाएगा, वी सी एम जो है वो यहाँ पर हो जाएगा एक्स इंटू ओमेगा, अगर मैं किस पॉइंट के अबाउट देख रहा हूँ, ICOR के अबाउट। सही है, तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि काइनेटिक एनर्जी को मैं क्या लिख सकता हूँ, काइनेटिक एनर्जी को मैं लिख सकता हूँ हाफ, यहाँ पर देखिए m तो एज इट इज लिख दिया, VCOM का स्क्वायर वो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर मैंने यहाँ लिख दिया और ओमेगा स्क्वायर बाहर रख दिया मैंने, क्योंकि हाफ आई COM में भी तो ये कॉमन आएगा ना। तो अब देखिए आप ये mx स्क्वायर प्लस ICOM, ये टर्म क्या बन गया, ये जो टर्म है ये बन गया पैरेलल एक्सिस थ्योरम से
मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ICOR, है ना। हम लोग क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ICOR कितना हो जाएगा, ICOM प्लस mx²। वही तो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो हमें एक चीज समझ में आ रही है कि काइनेटिक एनर्जी एक ऐसी बॉडी की जिसका हमें ICOR पता है, हम लोग सिंपली क्या बोल सकते हैं, हाफ ICOR ओमेगा स्क्वायर। मतलब दो दो टर्म की कोई जरूरत लिखने की अब नहीं रह गई। अगला जो देखिए यूटिलिटी है वो क्या है, फाइंडिंग वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट ऑन रिजिड बॉडी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये तो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है कि जैसे कि मान लीजिए हमें लोकेशन ऑफ ICOR पता है, तो हम लोग किसी भी पॉइंट की, मान लीजिए कि उसकी डिस्टेंस x दी हुई है, तो हम लोग उसकी स्पीड निकाल सकते हैं। हम लोग सिंपली क्या बोल देंगे, x इंटू ओमेगा, राइट। और एक आखिरी बेनिफिट है एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रिजिड बॉडी। हम लोग को अगर ICOR के अबाउट निकालना है तो हम लोग एंगुलर मोमेंटम किस तरीके से निकालते हैं, ICOM इंटू ओमेगा प्लस m इंटू RCOM विद रिस्पेक्ट टू ICOR क्रॉस VCOM विद रिस्पेक्ट टू ICOR। यही तो करते हैं हम लोग। कोई भी बॉडी अगर कंबाइंड रोटेशन एंड ट्रांसलेशन दोनों कर रही है, तो अगर उसका एंगुलर मोमेंटम मुझे मान लीजिए ICOR के अबाउट निकालना है, तो पहला टर्म क्या हो जाएगा, सिंपली उसे तो सेंटर ऑफ मास अबाउट घूमता हुआ देखेंगे और वो वाला टर्म आ जाएगा आई ओमेगा वाला। और दूसरा कौन सा हो जाता है कि ICOR से हम लोग देख रहे हैं पार्टिकल उस पूरे के पूरे बॉडी को, लेकिन बॉडी कैसा हो गया, कंसेंट्रेटेड एट इट्स सेंटर ऑफ मास। तो यही तो लिख देंगे यहाँ पर हम लोग। तो L बराबर देखिए सिंप्लीफाई करके क्या बन जा रहा है, ये बन जा रहा है ICOM प्लस MR² COM विथ रेस्पेक्ट टू ICOR और आगे ओमेगा वेक्टर। तो जरा ये देखिए कि ये जो टर्म है ना, ब्रैकेट के अंदर वाला टर्म है, ये फिर से क्या बन गया, ये फिर से बन गया I अबाउट ICOR, है ना। इसका मतलब कि हम लोग को अगर एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रिजिड बॉडी चाहिए अबाउट ICOR, तो ऑब्वियस है ना कि ICOR के अबाउट तो वो फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन कर रहा है, तो आना भी इतना चाहिए था, क्योंकि हम लोगों को पता है कि फिक्स्ड एक्सिस, जब कोई फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन जब कोई बॉडी करती है तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला कितना आता है, L बराबर I ओमेगा ही तो आता है। तो यहाँ पर I कौन सा लेना चाहिए, ICOR। तो बेसिकली ये जो अभी 3 पॉइंट आपने देखे या उसके भी पहले के कुछ पॉइंट्स आपने देखे होंगे, आपको काफी हद तक लग रहा होगा कि ये लॉजिकल ही था। इनफैक्ट कुछ लेक्चर्स पहले हम लोगों ने ऐसे सवाल किए भी हैं, आपको याद होगा, जिसमें एक इस तरीके से स्फेयर जा रहा था और इस तरीके से अल्फा एंगल पर इंक्लाइन था, तो वो मान लीजिए बिना जंप लिए ऐसे नीचे उतर गया। तो वहां पर भी हमने ICOR का कॉन्सेप्ट लगाया था। क्यों लगाया था, क्योंकि वो बड़ा ही लॉजिकल टॉपिक है, बिना इस तरीके से पढ़े भी काफी चीजें अंडरस्टैंड हम लोग कर सकते हैं। ऑल राइट बच्चों, तो अब हम लोग इस ICOR कॉन्सेप्ट के ऊपर थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं ना। तो पहला सवाल है, अ व्हील मूव्स ऑन ग्राउंड एज शोन, लोकेट इट्स ICOR। बड़ा ही आसान सवाल दिख रहा है, सेंटर ऑफ मास भी दिया हुआ है और उसकी स्पीड भी दी हुई है, और साथ ही साथ क्या दिया हुआ है कि इसके ओमेगा का सेंस कैसा है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं डायग्राम में आपको हेल्प किया हुआ है, आपको क्या करना है, इस वेलोसिटी वेक्टर है ना VCOM वेक्टर से क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है। और चलिए हम लोग नीचे आते हैं और मान लेते हैं कि x डिस्टेंस आ गए और यहाँ पर अपने को ICOM मिल गया, ICOR मिल गया। तो अब हम लोग क्या बोल देंगे यहाँ पर, VCOM बराबर क्या होना चाहिए यहाँ से, x इंटू ओमेगा। और ओमेगा कितना दिया हुआ है, ओमेगा दिया हुआ है VCOM अपॉन 4R। तो यहाँ से देखिए क्या आ गया, VCOM कैंसिल आउट हो गया और x कितना आ गया, 4R। तो ये इसकी वैल्यू आ गई 4R। तो अब हम लोग इसको जस्टिफाई भी कर देते हैं। मान लीजिए कि ये हमारा ICOR है ना, तो यहां से जब हम लोग देखेंगे तो हमें पूरी की पूरी बॉडी क्या करती दिखनी चाहिए, फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन। मतलब अगर मैं x डिस्टेंस दूर इस सेंटर को देख रहा हूं तो इसकी स्पीड कितनी आनी चाहिए थी, इसकी स्पीड आनी चाहिए थी ओमेगा इंटू एक्स, मतलब ओमेगा इंटू 4R। और देखिए यहाँ पर VCOM बराबर कितना आ गया, ओमेगा इंटू 4R, और यही तो सवाल में भी दिया हुआ था। तो इस तरीके से हम लोग और भी अच्छे से समझ पा रहे हैं। चलिए ये पूरे के पूरे हमारे रोटेशन चैप्टर का आखिरी सवाल है। एंड द क्वेश्चन सेज, a rod AB slides against a wall and horizontal surface as shown. Find the angular velocity of the rod and also the velocity of its other end if and A moves with velocity v0 on the horizontal surface. तो आपको याद होगा ये आपने लेक्चर नंबर 4 में ऐसा ही कुछ देखा था, है ना। तो वहां पर हम लोगों ने जो प्रोसीजर फॉलो किया था वो क्या था
कि हम लोग रिलेटिव से काम कर रहे थे। इस बार रिलेटिव नहीं लगाएंगे, इस बार हम लोग लगाएंगे कॉन्सेप्ट ऑफ आईसीओआर। कैसे लगाएंगे कॉन्सेप्ट ऑफ आईसीआर, आइए देखते हैं। हमारे को 2 पॉइंट की वेलोसिटीज मालूम है ना। जैसे कि अपने को पता है कि ये वाला जो पॉइंट है ना, रॉड का जो ये वाला टिप है, ये नीचे ही जा सकता है। तो मैग्नीट्यूड वाइज भले नहीं पता पर डायरेक्शन वाइज पता है, और ए पॉइंट के लिए तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही दिए हैं। तो हमारे को पता है कि हमने पढ़ रखा है कि अगर हमें 2 पॉइंट की वेलोसिटी दी गई है और वो दोनों ना ही पैरेलल है ना ही एंटी पैरेलल है, तो अपने को क्या करना चाहिए, उन दोनों वेलोसिटी वेक्टर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना चाहिए, और जहां पर भी वो मीट करेंगे वही क्या हो जाएगा, आईसीओआर। तो चलिए ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर्स। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया यहाँ, ये इस वेलोसिटी से भी परपेंडिकुलर और इस वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर है। तो जैसा कि मुझे दिख पा रहा है बिल्कुल एक रेक्टेंगल कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये बन गया उसका आईसीओआर। क्लियर है ये बात। तो अब देखते हैं सवाल में क्या बोला है। सवाल में बोला है कि एंगुलर वेलोसिटी बताइए। तो आईसीओआर के अबाउट ये पॉइंट ए क्या कर रहा है, प्योर रोटेशन कर रहा है। तो मैं ओमेगा कैसे निकाल सकता हूँ, ए पॉइंट की वेलोसिटी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितनी है, वी नॉट। उसको मैं किससे डिवाइड कर दूंगा, यहां से यहां तक की दूरी से, है ना। तो ये वाली दूरी कैसे निकालेंगे, तो अपने को रॉड की लेंथ मान लीजिए कि दी नहीं है पर वो तो माननी पड़ेगी। तो रॉड की लेंथ मान लेते हैं कि कैपिटल एल है ना। तो कैपिटल एल अगर है तो ये वाली जो दूरी हो गई वो कितनी हो गई, एल साइन थीटा। तो हमारा आंसर क्या हो गया, वी नॉट अपॉन एल साइन ऑफ थीटा। और बच्चों अगर अपने को ओमेगा निकल आया तो हम लोग इस पॉइंट मान लेते हैं कि इस पॉइंट का नाम बी है ना। इस बी पॉइंट की भी वेलोसिटी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, इस पॉइंट के अबाउट ये बी पॉइंट भी क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो हम लोग स्पीड ऑफ बी बोल देंगे सिंपली ओमेगा इंटू ये वाली दूरी, और ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, चूंकि ये थीटा है तो ये हो जाएगी एल कॉस थीटा। तो ये कितना आ गया, ये आ गया वी नॉट अपॉन एल साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय एल कॉस थीटा। और अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो वी बी फाइनली कितना आ जाएगा, वी बी हमारे पास आ जाएगा वी नॉट कॉट थीटा। तो अगर आप क्रॉस चेक करेंगे लेक्चर नंबर 4 से तो भी आपको यही सारे जवाब आते हुए दिखाई देंगे, है ना। तो इसी के साथ बच्चों हमने एक बहुत बड़ा सेगमेंट कवर कर लिया है फिजिक्स का, जो कि है मैकेनिक्स का एक मेजर पोर्शन टिल रोटेशन, है ना। तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था ये, इसका आज हो गया दी एंड। आपकी तरफ से नहीं हुआ है, आपको तो अभी बहुत सवाल करने बाकी है, तो एफर्ट डालिए, और जहां कहीं भी डाउट आए फील फ्री टू आस्क अस, है ना। चलिए ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।